हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी चल रही होगी आप लोगों की पढ़ाई। तो हम लोग आने वाले हमारे से एग्जाम के लिए जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसके सभी PYQs बेस्ड MCQ को सॉल्व कर रहे हैं और जिसमें आज हम लोग सेकंड चैप्टर को डिस्कस करेंगे, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि स्टूडेंट की विशेषताओं के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, लाइक KVS, NVS, DSSB एंड EMRS के क्वेश्चंस भी इसमें शामिल होंगे। तो इसको आप लोग जरूर देखिएगा, ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और इसके पहले मैंने कंप्लीट एक्सपीरियंशियल लर्निंग केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को भी कराया है, ठीक है, उनके PYQ को भी कराया है, साथ ही ICT को भी कराया है। तो आप लोग उसको जाके जरूर देखिएगा, उसकी भी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, तो उसको भी जाके जरूर देखिएगा, वो भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इवन मैंने ICT तो कंप्लीट कराई है, सभी चैप्टर से शामिल है, उसे जरूर देखिएगा, वहाँ से आपको जरूर क्वेश्चन मिल जाएंगे। साथ ही मैंने EMRS एग्जाम के लिए कंप्लीट प्रैक्टिस सेट भी कराए हैं, 15 प्रैक्टिस सेट हैं जिसमें सभी सब्जेक्ट शामिल हैं, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी आने वाले एग्जाम्स के लिए। इसमें पहला है विच कैरेक्टरिस्टिक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एडोलसेंस स्टेज, किशोरों में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है। तो उनमें तीव्र संवेग का समय होता है, अ पीरियड ऑफ इंटेंस इमोशंस होता है एडोलसेंस में, हाईली क्रिटिकल ऑफ सोशल इविल्स एंड इनजस्टिस होता है, सामाजिक बुराइयों व अन्याय के प्रति विशेष रूप से दोष दर्शन शामिल होता है उनमें। एंड सी क्या कह रहा है कि उत्कृष्ट समूह प्रतिबद्धता पाई जाती है, प्रोनाउंस्ड ग्रुप लॉयल्टी होती है एडोलसेंस में। डी क्या कह रहा है कि फॉर्मिंग ग्रुप्स अमंग मेंबर्स ऑफ सेम लिंग, ठीक है, जो समान लिंग के व्यक्तियों के साथ समूहन पाया जाता है क्या एडोलसेंस में, नहीं, वो होता है अपोजिट जेंडर में, तो इसलिए इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अ क्रिएटिव स्टूडेंट इन वन हु हैज़, एक सृजनात्मक विद्यार्थी वह होता है जिसके पास क्या होता है, समस्या समाधान की योग्यता होती है क्या, एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, ओरिजिनलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आइडियाज़, जो मौलिकता और नम्यतापूर्ण विचार होता है, या फिर सामान्य से उच्च बुद्धि लब्ध होती है, एबव एवरेज IQ होता है क्या, या फिर मेमोराइजेशन एबिलिटी या फिर रटने की योग्यता होती है क्या। तो जो क्रिएटिव स्टूडेंट होगा उसके पास क्या होगा, उसके पास मिलेगी मौलिकता एंड नम्यतापूर्ण विचार, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। जो क्रिएटिव स्टूडेंट होते हैं उनकी विशेषताएं हैं कि उनमें जिज्ञासा होती है, मौलिकता होती है, कल्पनाशीलता होती है, आप सारी सोच होती है, उनके स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता होती है, साथ ही जोखिम उठाने की भी तत्परता होती है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल अटेंशन इज इंपॉर्टेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिकॉज, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है इसमें जो व्यक्तिपरक ध्यान देना महत्वपूर्ण होता है। क्यों महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और एम्फोसाइजेस इट, जो अध्यापक हैं क्या प्रशिक्षण कार्यक्रम पर बल देते हैं, इसीलिए यह अध्यापकों को अनुशासन बनाए रखने में सहायता करता है, या फिर बच्चे विभिन्न दर से विकसित होते हैं और अलग अलग तरह से सीखते हैं, यह अधिगमकर्ता सदैव समूह में बेहतर सीखते हैं। तो जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है इसमें इंडिविजुअल मतलब कि व्यक्तिपरक ध्यान देना महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि जो बच्चे हैं वो विभिन्न दर से विकसित होते हैं और अलग अलग तरीके से ही सीखते हैं। चिल्ड्रन डेवलप एज चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट एंड लर्न डिफरेंटली, तो यस, हर बच्चे का विकास दर अलग होती है और हर बच्चा अलग तरीके से सीखता है, तो इसलिए इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इफ द स्टूडेंट्स आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन द स्टडीज टीचर शुड, तो यदि छात्र अध्ययन में रुचि नहीं ले रहे हैं तो अध्यापक को क्या करना चाहिए कि इनकी शिकायत प्रधान अध्यापक को देनी चाहिए, तथा यह बात माता पिता तक भी पहुंचानी चाहिए क्या, या फिर विद्यार्थियों को यह सलाह देनी चाहिए कि उन्हें अपने हित में पढ़ाई में रुचि लेनी चाहिए, या फिर विद्यार्थियों से यह पूछना चाहिए कि वे पढ़ाई में रुचि क्यों नहीं ले रहे हैं, या विद्यार्थियों के द्वारा रुचि न लेने के कारणों पर विचार करना चाहिए और उपचारात्मक उपाय भी करने चाहिए। तो क्या करना चाहिए, यदि आपके क्लास में स्टूडेंट पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो एज अ टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि पॉन्डर एवर द कॉजेज फॉर लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड टेक रेमेडियल मेजर, तो आपको विद्यार्थियों के द्वारा जो रुचि ना ले रहे हैं उनके कारणों पर विचार करना चाहिए, साथ ही उन्हें उपचारात्मक उपाय भी देने चाहिए। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी, और ये सभी क्वेश्चंस KVS में पूछे गए हैं। व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, तो अध्यापक जो विद्यार्थी होता है इनके संबंध की प्रकृति कैसी होनी चाहिए। अत्यधिक घनिष्ठता होनी चाहिए क्या, हाई डिग्री ऑफ इंटीमेसी, वांछनीय सामाजिक बिहेवियर होना चाहिए, या सहयोगात्मक और भय रहित होना चाहिए, या पूर्वाग्रह रहित होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए क्या। तो अनबायस्ड तो होना ही चाहिए, लेकिन इसमें मोस्ट सुटेबल आंसर हमें बताना है, तो इसमें होना चाहिए टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन होना चाहिए सपोर्टिव तथा नॉन थ्रेटनिंग, बच्चों में टीचर के लिए भय नहीं होना चाहिए, ठीक है, भय रहित होना चाहिए, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इन केस यू हैव अ ब्राइट स्टूडेंट इन योर क्लास यू विल, तो यदि आपकी क्लास में कोई भी स्टूडेंट बहुत ही ब्राइट है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है, ठीक है, बहुत ही प्रतिभाशाली है, तो आप क्या करेंगे, रिमेन प्लीज विद हिम और हर, या फिर ट्रीट हिम एट पर विद अदर्स, ठीक है, क्या उन्हें बाकियों की तरह ही ट्रीट करेंगे, या फिर प्रोवाइड हर हिम विद चैलेंजिंग टास्क, या फिर इन्फॉर्म हिम और हर पेरेंट्स दैट शी और ही इज़ इंटेलिजेंट, क्या बच्चों को माता पिता को इन्फॉर्म करेंगे क्या कि आपका बच्चा इंटेलिजेंट है, नहीं, आपको क्या करना होगा कि उन्हें चैलेंजिंग उसी हिसाब से चैलेंजिंग टास्क देना पड़ेगा, ठीक है, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी।
लेकिन इसमें आयोग के द्वारा ऑप्शन ए माना गया है कि रिमेन प्लीज्ड करना चाहिए, लेकिन नहीं, इसका मोस्ट सुटेबल आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, और ये केवीएस के टीजीटी में आया है। नेक्स्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एन इफेक्टिव टीचर इज, एक प्रभावी अध्यापक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या होता है कि पढ़ाए गए विषय के बारे में ज्ञान होना चाहिए, कठोर अनुशासन प्रिय होना चाहिए, एक अच्छा प्रेरक होना चाहिए, या फिर छात्रों के बीच लोकप्रिय होना चाहिए। तो टीचर को क्या होना चाहिए, यहाँ पे इंग्लिश में मोटिवेटर नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे अनुशासन प्रिय है। तो टीचर को क्या होना चाहिए, उसे ज्ञान तो होना ही चाहिए, बच्चों के बीच में क्या होना चाहिए, उसे एक बीइंग अ गुड मोटिवेटर होना चाहिए, एक अच्छा प्रेरक होना चाहिए। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या पढ़ाया नहीं जा सकता है बल्कि व्यवहारिक रूप से इसे अंगीकार करने पर इसे आत्मसात किया जा सकता है। तो आदतें, अभिवृत्तियाँ, मतलब कि जो एटीट्यूड है, नॉलेज है, या फिर मूल्य है, इनमें से क्या है जिसे हम पढ़ा नहीं सकते लेकिन उसे हम प्रैक्टिस के थ्रू अपने में आत्मसात कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसमें जाएगा वैल्यू, जो मूल्य होते हैं, ठीक है, मूल्य को हम पढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक है। मूल्यों को बच्चा स्कूल में और अपने वातावरण में, मूल्यों को बच्चा अपने स्कूल में, अपने घर में, वातावरण से सीखता है, ठीक है, उसे आत्मसात करता है। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज इज नॉट बी कॉमनली यूज फॉर डेवलपिंग द करिकुलम। तो पाठ्यचर्या के निर्माण में निम्नलिखित में से किस उपागम का सामान्यतः प्रयोग नहीं किया जाता है। तो अध्यापक केंद्रित, विषय केंद्रित, बाल केंद्रित, या जीवन केंद्रित। कौन से करिकुलम का प्रयोग नहीं करना चाहिए जनरली, तो हमें प्रयोग करना चाहिए, तो हमें पढ़ाते टाइम ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा करिकुलम है वो विषय केंद्रित होना चाहिए, मतलब कि सब्जेक्ट सेंटर्ड होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, लाइफ सेंटर्ड भी होना चाहिए, लेकिन टीचर सेंटर्ड नहीं होना चाहिए। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है व्हाट द चाइल्ड विल बी एबल टू डेवलप बाय विजिटिंग अ फॉरेस्ट। तो यदि बच्चे वन का दौरा कर रहे हैं तो उनमें क्या विकसित होगा, थिंकिंग एबिलिटी, इमेजिनेशन पावर, सेल्फ एक्सप्लोरिंग कैपेसिटी, या फिर पावर ऑफ एक्सप्रेशन। तो बच्चों में क्या डेवलप होगा यदि बच्चे वन का दौरा करेंगे, तो वो हो जाएगा उनकी सेल्फ एक्सप्लोरिंग कैपेसिटी, मतलब कि आत्मनिरीक्षण क्षमता। नेक्स्ट है अमंग्स टीचर्स एंड स्टूडेंट्स विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप इनहेंस लर्निंग। तो अध्यापक और विद्यार्थियों के मध्य किस प्रकार के संबंध से अधिगम का संवर्धन होता है। तो उनमें होना चाहिए क्या, कॉर्डियल, ऑफिशियल, सोशल, या फिर इमोशनल रिलेशनशिप। क्या होना चाहिए, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी, इमोशनल रिलेशनशिप से जो टीचर और स्टूडेंट है इन दोनों के बीच जो लर्निंग है वो इनहेंस होगी। नेक्स्ट है हाउ कैन यू इंश्योर मोरल वैल्यूज एमंग चिल्ड्रन। तो आप बालकों में नैतिक मूल्य कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं, नियमित रूप से पढ़ाए जाने वाले विषयों के संग मूल्यों के एकीकरण के माध्यम से, या फिर नैतिक शिक्षा के लिए अगले से पीरियड ही निर्धारित करके, मतलब कि सेपरेट मोरल पीरियड, मतलब कि एक आप अलग से पीरियड डिसाइड करेंगे नैतिक मूल्य के लिए, या फिर स्टोरी टेलिंग के द्वारा, या फिर लेक्चर मेथड के द्वारा आप किस तरीके से बच्चों में मोरल वैल्यूज सुनिश्चित करेंगे। तो इसका हो जाएगा नियमित रूप से जो पढ़ाए जाने वाले जो सब्जेक्ट हैं उन्हीं के साथ ही मूल्यों का हम एकीकरण करेंगे, यानी कि थ्रू इंटीग्रेशन ऑफ वैल्यूज विद रेगुलर सब्जेक्ट। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। अ टीचर कैन एस्टेब्लिश रिपोर्ट विद स्टूडेंट्स बाई। तो एक अध्यापक है जो कि छात्रों के साथ किस प्रकार घनिष्ठ संबंध स्थापित कर सकता है। तो बिकमिंग एन अथॉरिटी फिगर, एक प्राधिकार संपन्न व्यक्ति बनकर। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी, मार्गदर्शक की भूमिका निभाकर नहीं, नियमों को कड़ाई से लागू करके भी नहीं, साथ ही विद्यार्थियों को विषय के ज्ञान से प्रभावित करके भी नहीं। तो इसका हो जाएगा सबसे अच्छा आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इफ यू फाइंड अ स्टूडेंट वेयरिंग सम ऑड ड्रेस इन योर क्लास यू विल। आप क्या करेंगे, ठीक है, यदि कोई विद्यार्थी आपकी क्लास में एक अनोखी ड्रेस पहनकर आ रहा है तो आप क्या करेंगे, उस पर ध्यान ही नहीं देंगे, नॉट पे एनी अटेंशन, या फिर मेक अ जोक ऑन हिम और हर, मतलब उसका मजाक उड़ाएंगे, या फिर आप उसे उसकी ड्रेस के स्थान पर स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर आने की सलाह देंगे। तो यस, आपको बच्चे को बोलना पड़ेगा कि वो स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर आए, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल थिंग टू बी बोर्न इन माइंड वाइल फॉर्मिंग ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। तो छात्रों का एक समूह बनाते समय निम्नलिखित में से किस अनिवार्य बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, तत्काल मूल्यांकन की संभावना है या नहीं, या फिर व्यवस्थित उपागम की संभावना है या नहीं, मुक्त पारस्परिक क्रिया की संभावना है या नहीं, या फिर समान सहभागिता की संभावना है या नहीं। इनमें से क्या ध्यान में रखेंगे आप, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, पॉसिबिलिटी ऑफ फ्री इंटरेक्शन। क्या मुक्त पारस्परिक क्रिया की संभावना है, आप ग्रुपिंग कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। विच वन इज नॉट अ बेसिक क्वालिटी ऑफ एन एक्टिव स्टूडेंट। तो एक सक्रिय छात्र की मूल विशेषता निम्नलिखित में से क्या नहीं होती है। जो एक्टिव लर्नर होता है वो क्या करता है, वो आस्किंग प्रोबिंग क्वेश्चंस, अन्वेषी प्रश्न पूछता है क्या, यस बिल्कुल सही है ये तो। क्या वो बोलने से पहले अपने दिमाग में विचार और प्रश्न पैदा करता है क्या, नहीं। इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन भी, यही सही नहीं है, रिलेटेड टू एक्टिव लर्नर डेवलपिंग आइडियाज एंड क्वेश्चंस इन देयर माइंड बिफोर स्पीकिंग, नहीं, ये गलत हो जाएगा एक्टिव लर्नर के बारे में, और इसमें यही पूछा था कि कौन सा सही नहीं है।
एक्टिव लर्नर क्या करता है कि वो सभी क्रियाओं में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, साथ ही वो फ्रिक्वेंटली वॉलंटरी टू कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि बार बार अपनी स्वेच्छा से योगदान देने के लिए भी कहता है। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी, जो कि सही नहीं है एक्टिव लर्नर के बारे में। नेक्स्ट है एक प्रभावी अध्यापक। एन इफेक्टिव टीचर क्या करता है, अपनी क्लास को अच्छी तरह संभालता है, अपने विषय को भली भांति जानता है, विद्यार्थियों को स्वयं सीखने में सहायता करता है, या फिर अपने विद्यार्थियों का ध्यान रखता है। केयर फॉर हिज स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या होना चाहिए, आंसर ऑप्शन सी, वो विद्यार्थियों को स्वयं सीखने में सहायता करता है, फैसिलिटेट करता है, ठीक है, फैसिलिटेट हिज और हर स्टूडेंट्स टू लर्न ऑन देयर ओन, जिससे कि बच्चे वो स्वयं से ही सीख पाए, ठीक है। एक फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करता है टीचर, एक प्रभावी टीचर मतलब कि इफेक्टिव टीचर। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर सेंटर्ड अप्रोच, निम्नलिखित में से क्या अध्यापक केंद्रित उपागम की एक विशेषता नहीं है। द स्टूडेंट्स आर राइटिंग डाउन डिक्टेशन गिवन बाय द टीचर, जो विद्यार्थी हैं वो अध्यापक के द्वारा बताई गई बातों को लिख रहे हैं, तो ये तो अध्यापक केंद्रित है हो गया। विद्यार्थी क्षेत्र में काफ़ी अभ्यास कर रहे हैं, तो ये भी अध्यापक केंद्रित हो गया, यानी कि टीचर सेंटर्ड हो गया। सी क्या कह रहा है कि स्टूडेंट्स आर मेमोराइजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल बाय रोड लर्निंग हो गई यहाँ पे, कि विद्यार्थी क्या करें, पहाड़ों को कंठस्थ मतलब कि याद कर रहे हैं, तो ये भी टीचर सेंटर्ड हो गया। लेकिन डी क्या कह रहा है कि विद्यार्थी समूह में मिट्टी और कागज़ का प्रयोग करके अनेक मॉडल बना रहे हैं, तो इसमें क्या है, बच्चे खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं, खुद एक्टिवली काम कर रहे हैं, तो इसका हो जाएगा आंसर डी, जो कि ये लर्नर सेंटर्ड हुआ, टीचर सेंटर्ड नहीं। नेक्स्ट है विच वन इज द मेन लिमिटेशंस ऑफ सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच टू करिकुलम डेवलपमेंट, तो जो पाठ्यचर्या निर्माण होता है इसमें विषय केंद्रित उपागम की निम्नलिखित में से क्या एक सीमा होती है। लिमिटेशंस बताना है किसकी, सब्जेक्ट केंद्रित, विषय केंद्रित उपागम सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच की। इसमें क्या कह रहा है कि ज्ञान को विषयों में बांटा हुआ माना जाता है क्या, इसमें नॉलेज इज कंसीडर्ड एज डिवाइडेड इनटू सब्जेक्ट, तो क्या ये एक विषय केंद्रित उपागम की सीमा है क्या, नहीं। इसमें क्या होता है कि अधिगमकर्ताओं के अनुभवों के महत्व को छोड़ देता है, यस, ओमिट द इंपॉर्टेंस ऑफ लर्नर्स एक्सपीरियंस, तो यही एक इसकी लिमिटेशंस है। तो इसमें क्या होता है कि जो लर्नर होते हैं उनके एक्सपीरियंस को महत्व नहीं दिया जाता है, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी, यही एक लिमिटेशन है सब्जेक्ट सेंटर अप्रोच की। जो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम होता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि बालकों को विषय का ज्ञान प्रदान करना, और इसमें क्या होता है कि बालक से अधिक विषयों को महत्व प्रदान किया जाता है, और यह पाठ्यक्रम बालकों को उनकी रुचि, प्रवृत्ति और क्षमता का ध्यान रखे बिना बनाया जाता है, तो यही एक सबसे बड़ी लिमिटेशन है, ठीक। यह अधिगम कर्तव्यों के अनुभव के महत्व को भी छोड़ देता है, जो कि विषय केंद्रित उपागम की एक मुख्य सीमा है। नेक्स्ट है द बॉयज एंड द गर्ल्स इज एडोलेसेंट स्टेज डैश एक्सपेक्ट इन स्कूल, तो किशोरावस्था में बालक और बालिकाएं विद्यालय में किसकी अपेक्षा रखते हैं, कोऑपरेशन मतलब सहयोग, सिंपैथी या सहानुभूति, इम्पैथी की, या फिर इमोशनल सपोर्ट की, तो इसमें हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी, इमोशनल सपोर्ट की, और ये केवीएस के टीजीटी सोशल साइंस में आया है। नेक्स्ट है सेटिंग सेल्फ एज अ रोल मॉडल व्हाट वुड यू इंश्योर, तो स्वयं को आदर्श व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करने के फलस्वरूप निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित होगा। तो यदि आप अपने आप को एज अ रोल मॉडल देख रहे हैं तो क्या होगा, इससे इससे आपके मोरल वैल्यू मतलब कि नैतिक मूल्य, या फिर कल्चरल वैल्यूज, या फिर डेमोक्रेटिक वैल्यू, या फिर इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू बढ़ेंगे क्या, तो इससे क्या होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यदि कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा अपने आप को आदर्श व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है तो उससे क्या होगा, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज बढ़ेंगे, यानी कि कारण मूल्य, ठीक है, विकसित होगा। नेक्स्ट है द कंस्ट्रक्टिव टीचर इन क्लासरूम अलाउज, कक्षा में रचनात्मक अध्यापक निम्नलिखित में से किसकी अनुमति देता है, तो वह अनुमति देता है सहयोगात्मक अधिगम की, मतलब कि कोलैबोरेटिव लर्निंग की। नेक्स्ट है अ टीचर मस्ट हैव मास्टरी ओवर हर और हिज सब्जेक्ट इन ऑर्डर टू, एक अध्यापक को अपने विषय में प्रवीणता होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, जिससे कि वह विद्यार्थियों को अपने ज्ञान से प्रभावित कर सके क्या, या फिर विद्यार्थियों में इंटरेस्ट डेवलप कर सके, या फिर और अधिक प्राइवेट ट्यूशन चला सके, या फिर अध्यापन को और अधिक प्रभावी बना सके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेक टीचिंग मोर इफेक्टिव। नेक्स्ट है क्लास में मानवीय वातावरण तैयार करने का तात्पर्य क्या है, कि छात्रों के साथ मानवीय संबंधों की स्थापना करना। नेक्स्ट है एक प्राथमिक विद्यालय में एक विद्यार्थी के रूप में समुचित व्यवहार सीखना क्या होता है, तो एक प्राथमिक विद्यालय है उसमें एक विद्यार्थी के रूप में समुचित व्यवहार सीखना किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है द्वितीय सामाजिकता के अंतर्गत। विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा छात्रों को क्या बनने की अनुमति देता है, तो यदि लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होगी तो उसमें क्या होगा, वो छात्रों को ज्ञान का निर्माता बनने की अनुमति देगा, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सही विकल्प का चयन करना है, कह रहा है कि छात्र शिक्षण में निर्देशों का पता नियमन महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि छात्रों को गलती करने से रोका जाता है, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। टीचिंग करते समय जो टीचर है उसको चाहिए कि वह निर्देशों को पदानुक्रम में या फिर क्रमिक रूप से छात्रों के सामने प्रेजेंट करे, जिससे कि छात्र जो है वो उसके भावों को समझ सकें और उसी के अनुरूप कार्य करें।
नेक्स्ट है इन लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच टू लर्निंग स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू टेक द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट इन विच वे डज दिस हेल्प स्टूडेंट्स। तो सीखने के लिए केंद्रित दृष्टिकोण सीखने में जो छात्र हैं उनसे सीखने और मूल्यांकन के लिए समग्र जिम्मेदारी लेने की उम्मीद की जाती है। तो यह किस तरह से छात्रों की हेल्प करता है? इससे क्या होता है कि छात्र स्वनिर्देशित आजीवन सीखने वाले बन जाते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स बिकम सेल्फ डायरेक्टेड लाइफ लॉन्ग लर्नर। पहला बिल्कुल सही है। जो छात्र होते हैं वो सभी सूचना साक्षरता कौशल के साथ कुशल हो जाते हैं। स्टूडेंट्स बिकम प्रोफिशिएंट विद ऑल इन्फॉर्मेशन लिटरेसी स्किल्स, तो दूसरा भी करेक्ट है। तीसरा कह रहा है कि छात्र स्वयं सीखने का आकलन करते हैं और कर भी सकते हैं। स्टूडेंट कैन एंड डू एसेस देयर ओन लर्निंग। तो इसके तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू वीमर्स व्हाट इज द रोल ऑफ अ टीचर इन लर्नर सेंटर्ड टीचिंग। तो वीमर के अनुसार शिक्षार्थी केंद्रित जो शिक्षण होता है उसमें टीचर का क्या भूमिका होती है? क्रिएट एन इन्वायरमेंट दैट फॉस्टर्स स्टूडेंट लर्निंग, ऐसे वातावरण का निर्माण करना जो कि छात्रों के सीखने को बढ़ावा दे। तो यह टीचर का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक ऐसा माहौल बनाना जो कि छात्रों को सीखने की जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए प्रेरित करे। तो यस, इसके दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इन क्लासरूम। तो निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा में शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण का उपयोग करने की एक सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं? इसमें क्या होता है कि सीमित समय के भीतर औसतन सभी छात्रों के उपलब्धि स्तर को बढ़ाना मुश्किल होता है। तो यस, ये भी एक लिमिटेशंस है। इसमें ऐसे शिक्षकों की आवश्यकता होती है जो छात्रों की आवश्यकताओं के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। तो यस, ये दोनों ही लर्नर सेंटर्ड अप्रोच की लिमिटेशंस हैं। तो इसके हो जाएंगे बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी अंडरस्टूड इन ऑर्डर टू अडॉप्ट द लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। तो अगर लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है, ठीक है, अगर आपको लर्नर सेंटर्ड अप्रोच अडॉप्ट करना है तो एक छात्र के यानी कि आपके स्टूडेंट के किन पहलुओं को समझना आपके लिए जरूरी होगा एज अ टीचर? तो घर तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मतलब कि होम एंड कल्चरल बैकग्राउंड, स्वास्थ्य तथा उसके शारीरिक विकास, हेल्थ एंड फिजिकल डेवलपमेंट तथा मेंटल एबिलिटीज, बच्चे की मानसिक क्षमताएं। तो इसके तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। Which curriculum can provide means to bridge the context of different subject in logical, child-centered and meaningful ways? कौन सा पाठ्यक्रम है जो कि तार्किक, बाल केंद्रित और सार्थक तरीकों से विभिन्न विषयों के संदर्भ को पाटने के साधन प्रदान करता है? तो इसमें हो जाएगा आर्ट इंटीग्रेटेड, मतलब कि कला एकीकृत करिकुलम। जो क्लास होती है इसमें कलाओं का एकीकरण छात्रों को उस दुनिया से जोड़ने में मदद करता है जिसमें वे रहते हैं। जो कला होती है वो क्रिएटिविटी को बढ़ावा देती है और कला के माध्यम से मतलब कि आर्ट के माध्यम से जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें तेजी आती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। तो निम्नलिखित में से कौन से शिक्षार्थी केंद्रित उपागम की विशेषताएं हैं? इसमें पहला कह रहा है कि शिक्षक खुद को छात्रों के लिए एक मॉडल के रूप में पेश करता है क्योंकि उसे विषय पर महारत हासिल है। द टीचर प्रोजेक्ट हिमसेल्फ एज अ मॉडल फॉर द स्टूडेंट्स एज ही हैज़ द मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर। तो ये लर्नर सेंटर नहीं हुई, ये तो हुई टीचर सेंटर्ड अप्रोच। तो इसका पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि जो शिक्षक है मतलब कि जो टीचर है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक सूत्रधार मतलब कि फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करता है, ना कि इंस्ट्रक्टर के रूप में। तो यस, इसका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड सही, पहला गलत। टीचर इज अ फैसिलिटेटर इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड नॉट एन इंस्ट्रक्टर। तो जो लर्नर सेंटर अप्रोच होती है उसमें जो टीचर होता है वो एज अ फैसिलिटेटर काम करता है, ना कि इंस्ट्रक्टर के रूप में। जिसका दूसरा सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट है किस प्रकार के शिक्षण में शिक्षार्थी एक ज्ञान साधक होता है जिसमें शिक्षक सहायक और मार्गदर्शक होता है? तो इन विच टीचिंग अप्रोच लर्नर इज अ नॉलेज सीकर एंड विद टीचर एज अ फैसिलिटेटर। तो अभी हम लोगों ने देखा टीचर एज अ फैसिलिटेटर होता है किसमें? लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द लर्नर सेंटर्ड अप्रोच ऑफ टीचिंग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि शिक्षण के शिक्षार्थी केंद्रित उपागम के संबंध में सही नहीं है? बात कर रहा है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच के बारे में, नॉट करेक्ट बताना है। इसमें बच्चे क्या करते हैं? लर्निंग बाय डूइंग होता है, मतलब कि करके सीखते हैं, करेक्ट है। इसमें एक्टिव लर्निंग होती है, ये भी करेक्ट है। और इसमें क्या होता है? प्रदर्शन सीखने के उद्देश्य की श्रेष्ठता को दर्शाता है। तो यस, इसका डी भी करेक्ट है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि छात्र निष्क्रिय रूप से सुनकर और पढ़कर सीखते हैं क्या? नहीं, पैसिवली नहीं होते हैं छात्र एक्टिवली सीखते हैं लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए, यही गलत है क्योंकि इसमें दिया था पैसिव, लेकिन बच्चे इसमें होते हैं एक्टिव। नेक्स्ट है यदि कोई छात्र आपके प्रश्नों का उत्तर ना दे सके तो आपको क्या करना चाहिए? आपको खुद ही उसका उत्तर दे देना चाहिए, या फिर शिक्षक को उस प्रश्न को अन्य मामलों से पूछना चाहिए, या फिर उन्हें बार बार पूछना चाहिए, या फिर शिक्षक को उत्तर देना चाहिए और उन्हें याद रखने के लिए कहना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए कि शिक्षक को उस प्रश्न को अन्य मामलों से पूछना चाहिए। नेक्स्ट है छात्रों को गृह कार्य देना चाहिए, होमवर्क देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि छात्रों ने पाठ को कितना समझा है ये आप जानने के लिए आपको उसी सब्जेक्ट से, उसी टॉपिक से जो आपने पढ़ाया है उसी से रिलेटेड होमवर्क देना चाहिए।
नेक्स्ट है छोटे बच्चों का एक समूह क्लास में ध्यान नहीं दे रहा है और उनका ध्यान वापस लाने के लिए निम्न में से कौन सी नीति अधिक उपयोगी होगी। तो अल्पकालीन शारीरिक गतिविधि मतलब कि शॉर्ट टाइम के लिए आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। यदि आप क्लास में अल्पकालीन शारीरिक एक्टिविटी कराएंगे तो इसमें सभी बच्चे शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से एक्टिवली, तो इसमें क्या होगा, बच्चे शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से एक्टिव हो जाएंगे। नेक्स्ट है हाउ इंक्लूडिंग वर्क इन कंप्लीट एजुकेशनल रूटीन हेल्प्स चिल्ड्रन इन एवरी सर्कमस्टेंसेस। काम को संपूर्ण शैक्षिक दिनचर्या में शामिल करने से किस प्रकार बच्चों को हर परिस्थिति में मदद मिलती है। बच्चों को सामुदायिक संसाधनों का अर्थपूर्ण ज्ञान होता है क्या इससे। यस, चिल्ड्रन हैव मीनिंगफुल नॉलेज ऑफ कम्युनिटी रिसोर्स, तो पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि चिल्ड्रन में लर्न स्किल्स विच एनेबल देम टू लीड अ क्वालिटी लाइफ। बच्चे ऐसे कौशल सीख सकते हैं जो उन्हें गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने में सक्षम बनाते हैं। सी कह रहा है कि बच्चों को काम के साथ साथ अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने का भी अवसर मिलता है। चिल्ड्रन में गेट अ चांस टू कंप्लीट देयर हायर एजुकेशन अलॉन्ग विद वर्क। तो यस, इसके तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है, बोर होने लगता है, तो यह किस बात का संकेत है कि बच्चा बुद्धिमान नहीं है, या फिर बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, या बच्चे को अनुशासन करने की जरूरत है, बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है, या फिर संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से वही रिपीटेडली हो रहा है, बार बार हो रहा है। तो यस, इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। कोई भी कार्य बार बार हो रहा है तो इससे क्या होता है, बच्चे बोर होने लगते हैं। शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि क्लास के अंदर और बाहर यथासंभव अनेक प्रश्न पूछने के लिए, समूह कार्य में अन्य शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय परस्पर संवाद करने के लिए, या फिर यथासंभव अनेक सहपाठ्यगामी गतिविधियों में भाग लेने के लिए, या फिर शिक्षक के द्वारा पूछे जा सकने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए। तो यस, हमें बच्चों को इसलिए नहीं प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो पढ़ाए गए सभी जो आंसर्स हैं उनको लर्न कर ले। तो इसलिए इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी, क्योंकि रोट लर्निंग को बिल्कुल भी हमें प्रोत्साहित नहीं करना है। हमें जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कि बच्चे क्या हो कि क्लास के अंदर और बाहर अनेक प्रश्न पूछें। उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए कि जो समूह कार्य हो रहा है उसमें अन्य शिक्षार्थियों के साथ वह एक्टिवली कार्य कर सकें, और हमें उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे कि वह अपने सहपाठियों के साथ एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सके। लेकिन इसका ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। एक समूह परिस्थिति में एक विद्यार्थी का कार्य क्या होता है, उन्नत होता है। ठीक है, दूषित नहीं होता, वही रहता है नहीं। कोई समूह कंडीशन होती है तो उसमें जो स्टूडेंट्स होता है उसका कार्य उन्नत होता है। नेक्स्ट है आपकी राय में छात्रों को प्रेरित करने के लिए सर्वोत्तम साधन क्या है, तो हो जाएगा पाठ को सबसे रोचक बनाना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द गाइडलाइंस टू इनहेंस क्वेश्चनिंग स्किल्स अमंग चिल्ड्रन इन द क्लासरूम। क्लास में बच्चों के बीच पूछताछ कौशल बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देश है कि उन्हें सही उत्तर के साथ चर्चा करने से रोके। स्टॉप द डिस्कशन विद द राइट आंसर, रोकना नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। हमें डेवलप करना है बच्चों में क्वेश्चनिंग की स्किल, तो हमें रोकना नहीं है उन्हें, पहला गलत हो जाएगा। इनकरेज डाइवर्जेंट क्वेश्चन, तो यस, हमें उन्हें प्रोत्साहित करना है कि बच्चे डाइवर्जेंट मतलब कि अपसारी प्रश्नों को पूछे, तो यस, इसका दूसरा करेक्ट हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि अच्छा सवाल कौशल पर प्रतिमान दें, साथ ही उत्साहजनक तरीके से जवाब दें, तो इन सभी के लिए हमें प्रोत्साहित करना है, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट। नेक्स्ट है बाल्यावस्था में बालक की मित्र मंडली का प्रभावी लक्षण होता है क्या, कि सभी हम उम्र बालकों में मित्रता का भाव होता है। बाल्यावस्था की बात कर रहा है ये। किशोरों को एक सुरक्षित और सहायक माहौल पाने का अधिकार है, क्या एक स्टेटमेंट है। इसका मतलब क्या है कि जो किशोर होते हैं मतलब कि एडोलसेंट होते हैं, उनको सटीक और आयु उपयुक्त जानकारी, कौशल निर्माण और सशक्तिकरण, सकारात्मक भूमिका मॉडल तथा अनुकूल स्वास्थ्य सेवाएं और परामर्श में मार्गदर्शन प्रदान किया जाना चाहिए, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग कर्ट लेविन्स फील्ड थ्योरी एंड ऑन एडोलसेंस। तो किशोरों पर जो कर्ट लेविन के क्षेत्र का सिद्धांत है उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है। पहला कह रहा है कि अ टीनेजर इज अ फ्रंटियर बिटवीन टू वर्ल्ड, दो दुनियाओं के बीच में किशोर क्या होता है, एक सीमांत व्यक्ति होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि किसी व्यक्ति का व्यवहार उसके पर्यावरण के साथ व्यक्ति की अन्योन्य क्रिया का ही परिणाम होता है, यस, तो इसके दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो यदि हम कर्ट लेविन की फील्ड थ्योरी की बात करें तो इस थ्योरी में जो संज्ञानात्मक संरचना होती है उसे ही हम फील्ड मतलब कि क्षेत्र कहते हैं, और कर्ट लेविन के अनुसार जो प्राणी का व्यवहार होता है, बिहेवियर होता है, वह उन सभी कारकों के द्वारा प्रभावित होता है जो उसके क्षेत्र के वातावरण में प्रेजेंट होते हैं, और इन्होंने बिहेवियर की समग्रता को बढ़ाते हुए उसमें वातावरण को भी जोड़ दिया था। और इस थियरी के अनुसार दो दुनियाओं के बीच एक किशोर एक सीमांत व्यक्ति होता है तथा किसी व्यक्ति का व्यवहार उसके पर्यावरण के साथ ही व्यक्ति की अन्योन्य क्रिया का भी परिणाम होता है, ऐसा कहा गया था कर्ट लेविन की फील्ड थ्योरी में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोल्सबर्ग स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट
कम्स अंडर द लेवल सेकंड ऑफ कन्वेंशनल मोरालिटी। तो नैतिक विकास के जो कोलबर्ग के निम्नलिखित चरण दिए हैं उनमें से कौन सा है जो कि लेवल सेकंड की पारंपरिक नैतिकता के अंतर्गत आता है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स नहीं आते इसमें, इसमें आता है मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं उनको बना के रखना, ये लेवल सेकंड में आता है। एंड थर्ड वन इज गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होना चाहिए, अच्छा पारस्परिक संबंध होना चाहिए, तो ये भी लेवल सेकंड की पारंपरिक नैतिकता में आता है, मतलब कि कन्वेंशनल मोरालिटी में आता है कोलबर्ग की। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए, सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट। कोलबर्ग के नैतिक विकास का जो सेकंड स्टेज है ये परंपरागत स्तर सामाजिक नैतिकता से संबंधित है। इस लेवल पर क्या होता है, बच्चे सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं और अच्छा बनकर पारस्परिक संबंध को बेहतर बनाने का भी प्रयास करते हैं। साथ ही जो परंपरागत स्तर है इसमें बच्चों का जो नैतिक निर्णय है वो समाज में बनी परंपराओं, नियमों, अधिनियम तथा कानून व्यवस्थाओं और दूसरों की पसंद तथा नापसंद के द्वारा नियंत्रित होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है कि जो परंपरागत स्तर होता है बेसिकली इसमें पूछा जाएगा कि बच्चे कौन से स्तर पर जो निर्णय है वो समाज की परंपराओं के द्वारा लेते हैं, वो दूसरों की पसंद और उनकी नापसंद के द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो ये हो जाता है कोलबर्ग के परंपरागत स्तर में। अकॉर्डिंग टू गार्डनर्स, what type of intelligence enables individuals to use high level of physical movement control and expression। तो गार्डनर के अनुसार किस प्रकार की जो बुद्धिमत्ता है वो व्यक्तियों को उच्च स्तरीय शारीरिक चालन, नियंत्रण तथा अभिव्यक्ति का उपयोग करने के योग्य बनाती है? क्या इसमें इंटरापर्सनल है या फिर लैंग्वेज है या फिर इंटरपर्सनल है या फिर फिजिकल मोबिलिटी है, यानी कि शारीरिक गतिशीलता है क्या? तो यस, इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। जो हार्वर्ड गार्डनर है उनके अकॉर्डिंग जो शारीरिक गतिशीलता है उससे संबंधित बुद्धि वो व्यक्तियों को हाई मतलब कि उच्च स्तरीय शारीरिक चालन, नियंत्रण, साथ ही शारीरिक अभिव्यक्ति का उपयोग करने योग्य बनाती है। और जो फिजिकल मोबिलिटी है इससे संबंधित बुद्धि वाले जो व्यक्ति होते हैं वो शल्य चिकित्सक, धावक तथा जिम्नास्टिक आदि बनते हैं। बाय द एज ऑफ 10 चिल्ड्रन कैन, तो 10 वर्ष की आयु तक बच्चे क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड ऑब्स्ट्रैक्ट एंड अंडरस्टैंड सिंबल, क्या समझ सकते हैं, सार समझ सकते हैं या फिर प्रतीकों को समझ सकते हैं या फिर दोनों को समझ सकते हैं? तो यस, इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ आर करेक्ट। तो 10 वर्ष की आयु तक बच्चे ऑब्स्ट्रैक्ट को अंडरस्टैंड करते हैं एंड सिंबल्स को भी अंडरस्टैंड करते हैं। जो 10 वर्ष की अवस्था होती है इसमें बालक द्रुत गति से बोलने भी लगता है, वो अपने जो उसके दैनिक कार्य होते हैं वो स्वयं करने लगता है। बच्चा 10 ईयर्स का बच्चा आपने देखा होगा, आपके घर में होगा, आपके पड़ोस में होगा, ठीक है। तो आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि बच्चा 10 वर्ष की आयु तक अपना कार्य स्वयं करने लगता है, ठीक है। जो उसके डेली रूटीन्स होते हैं वह सही ढंग से निरीक्षण तथा तार्किक चिंतन भी करने लगता है। वट अ चाइल्ड परसीव्स इज लार्जली अ फंक्शन ऑफ हिज, एक बच्चा जो मानता है कि वह व्यापक रूप से उसके कौन से एक कार्य है, प्रीवियस एक्सपीरियंस या फिर अजम्पशंस या फिर पर्पज। तो इसमें तीनों हो जाएंगे, उसके पिछले अनुभव, उसकी धारणाएं तथा प्रयोजन। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए, तीनों सही है, ऑल ऑफ द अबव। तो एक बच्चा जो समझता है, ठीक है, समझता मतलब कि उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वह उसके व्यापक रूप से जो पिछले अनुभव होते हैं, उसके अजम्पशंस और उसकी जो पर्पज होते हैं उनका ही एक कार्य होता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड विद रेफरेंस टू द मोरल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो जो बच्चा है उसके नैतिक विकास के संबंध में कौन सा सही सुमेलित है बताना है। पहले तो बात करेंगे नैतिक कार्य मतलब कि मोरल एक्शंस की। इसमें क्या शामिल होता है कि जो जानबूझकर किए जाते हैं और जिनके परिणाम अन्य लोगों के लिए नकारात्मक होते हैं, मतलब कि निगेटिव होते हैं, क्या यही होते हैं मोरल एक्शंस? तो यस, इसका ऑप्शन एक करेक्ट है। दोज दैट आर डन इंटेंशनली एंड दैट रिजल्ट इज नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस फॉर अदर्स पीपल, ठीक है, दूसरों के लिए निगेटिव परिणाम होते हैं। तो इसका पहला सही है। सेकंड क्या करें कि सोशियो ट्रेडिशनल इश्यू में आता है कि सामाजिक आचरण के नियमन पर एक रूपता से संबंधित होते हैं, मतलब कि डील्स विद यूनिफॉर्मिटी ऑन द रेगुलेशन ऑफ सोशल कंडक्ट। तो यस, इसके दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो जो बालक होता है इसका अनौपचारिक रूप से अपने आसपास तथा स्कूल में ही नैतिक विकास होता है। अनौपचारिक मतलब कि इनफॉर्मल होता है, और जो नैतिक विकास होता है मतलब कि जो मोरल वैल्यूज होते हैं वो जन्मजात नहीं होते, इनसे और ये बच्चा जो है मोरल वैल्यूज को अपने सामाजिक परिवेश से और तथा स्कूल्स के आसपास से सीखता है। नेक्स्ट है बच्चों को अपने व्यक्तिगत संदर्भ और अनुभव को लाने और तथा साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है। इस दिए गए स्टेटमेंट को संतुष्ट करने के लिए एक टीचर जो है वो बच्चों से कौन सा प्रश्न नहीं पूछ सकता है। पहला कह रहा है कि क्या आप साइकिल चला सकते हैं और अगर हाँ तो आपको सवारी करना किसने सिखाया है। सेकंड कह रहा है कि क्या आप घने जंगल में हैं, यदि हाँ तो जंगल के बारे में अपनी भावनाओं को लिखें। एंड थर्ड वन इज क्या आपके बाल और आपके त्वचा आपके परिवार में किसी और की तरह है, और यदि हाँ तो कृपया उस व्यक्ति का नाम बताएं। एंड डी क्या कह रहा है कि दादा दादी से बात करें और पता करें कि जब वह 8 या 9 वर्ष के थे तो वो कहाँ रहते थे। तो इसका जो ऑप्शन डी है यही क्वेश्चन नहीं करना चाहिए टीचर को बच्चों से। तो इसमें यही पूछा था कि कौन सा प्रश्न नहीं पूछ सकता है, बच्चों को अपने व्यक्तिगत संदर्भ जो और अनुभव है उनको लाने तथा साझा करने को इनकरेज करने के लिए
जो टीचर है उसको ये प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। और ये क्वेश्चन मैंने जो ईएमआरएस का जो प्रैक्टिस सेट कराया है 15, उसमें 2 से 3 बार मैंने कराए हैं। इवन ये सारे क्वेश्चंस मैंने वहाँ पे कराए हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने वो सेशन देखा है कंप्लीट, उनका तो बहुत ही अच्छा से रिवीजन हो रहा होगा। नेक्स्ट है, एक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से समझने का मूल कारण क्या होता है? तो एक जो टीचर है, एक जो स्टूडेंट्स है, उसको व्यक्तिगत रूप से मतलब कि पर्सनली समझने का एक मूल कारण क्या होता है, जिससे कि उसकी क्षमताएं को समझने और विकसित करने में सहायता मिल सके और उनकी दुर्बलताओं की भी पहचान कर सके। तो यस, इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, विद्यार्थी जो वर्ग में प्रश्न पूछता है उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे प्रश्न पूछने को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए टीचर को, तो इसलिए इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। हर शिक्षार्थी अद्वितीय होता है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचि तथा बुद्धि में एक समान नहीं होता है, सभी स्टूडेंट अद्वितीय होते हैं, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसको अभिप्रेरित शिक्षण का चिन्ह माना जाता है? तो छात्रों के द्वारा जो पूछे गए प्रश्न होते हैं उनको। क्यों? क्योंकि जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वह एक सक्रिय प्रक्रिया है, जिसमें टीचर एंड स्टूडेंट दोनों ही एक्टिव होते हैं, तभी जो लर्निंग है वो सफल होती है, इफेक्टिव होती है। किस स्थान पर बालक के संज्ञानात्मक विकास को सर्वश्रेष्ठ ढंग से परिभाषित किया जा सकता है? तो वो हो जाएगा विद्यालय तथा क्लास के इन्वायरमेंट में। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? जो प्रगतिशील क्लास होती है उसमें परीक्षाओं में अंक प्राप्त करने पर बल दिया जाता है क्या? नहीं। बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं शामिल होती हैं क्या? ये भी नहीं होगा। इसमें क्या होता है, समय सारणी तथा बैठने की व्यवस्था में लचीलापन मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है टाइम टेबल्स में, तो यस, इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। इसमें केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश नहीं शामिल है, इसका हो जाएगा आंसर ओनली सी। यदि हम बात करें प्रगतिशील शिक्षा की, तो इसमें समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इसमें व्यक्तिगत योग्यता तथा क्षमताओं पर ध्यान दिया जाता है एंड कक्षा में जनतांत्रिक वातावरण का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है, शिक्षण के अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन कैसा हो सकता है? रटने को प्रोत्साहित करेगा, बिल्कुल गलत है। अगर शिक्षण की तकनीकी अपनाकर हम जो शिक्षण के अधिगम है उसमें परिवर्तन ला सकते हैं, नहीं। परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, ये भी नहीं होगा। हो जाएगा बाल केंद्रित और शिक्षक पद्धति अपनाकर, मतलब कि हम लर्नर सेंटर्ड अप्रोच को अपनाकर जो शिक्षण है उसके अधिगम को हम परिवर्तित कर सकते हैं, इफेक्टिव बना सकते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए कब? तो लोगों के बीच में ही करनी चाहिए, ठीक है। और यह एक सकारात्मक पुनर्बलन का कार्य करेगा, जिससे स्टूडेंट वो अच्छे कार्य करने के लिए क्या प्रेरित होंगे, मोटिवेट होंगे, और लोगों के बीच प्रशंसा करेंगे आप, तो उनकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा होगी और जो सामाजिक स्वीकृति होगी उनमें भी वृद्धि होगी। नेक्स्ट है, आप एक विषय पर क्लास में पढ़ा रहे हैं, तब एक विद्यार्थी उस विषय से असंबंधित प्रश्न पूछता है, तब आप क्या करेंगे? तो लाइक आप क्लास में मैथ्स पढ़ा रहे हैं और बच्चा उस टाइम पे हिंदी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप वह असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे क्या, या फिर प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, या फिर उसे अनुशासनहीनता मानते हुए उस बच्चे को सजा देंगे, या फिर क्लास के बाद उस प्रश्न का उत्तर देंगे? तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। एक टीचर विद्यार्थियों का हौसला किस तरह से बढ़ा सकता है? तो योग्य इनाम देके। यहाँ पे सिर्फ इनाम नहीं दिया है, याद रखिएगा, योग्य इनाम देके, ठीक है। और ये पुरस्कार क्या है? एक सकारात्मक प्रेरक है, लेकिन पुरस्कार का उद्देश्य क्या होता है? व्यक्ति को सुखद तथा आनंददायक परिस्थितियों की अनुभूति कराना, जिससे कि जो व्यक्ति है वो वांछित मतलब कि डिजायरेबल बिहेवियर को पुनः करके आनंददायक भावना को महसूस करे। चाइल्ड सेंटर्ड क्लास में सामान्यतः बच्चे किससे सीखते हैं? तो वे व्यक्तिगत रूप से भी सीखते हैं तथा सामूहिक रूप से भी सीखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बाल केंद्रित क्लास का एग्जाम्पल नहीं है? इसमें क्या होता है, विद्यार्थियों की प्रगति गुणात्मक रूप से प्रदर्शित होती है क्या? ये तो करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों की उपलब्धि अंकों के आधार पर प्रदर्शित की जाती है क्या? तो यही गलत हो जाएगा और यही हो जाएगा आंसर, क्योंकि ये जो है वो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच नहीं है, ठीक है, ये लर्नर सेंटर्ड क्लास नहीं होगी, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, जो कि गलत है। बाल सेंटर्ड में क्या होता है कि मूल्यांकन शिक्षण अधिगम का एक भाग होता है और इसमें आकलन तब किया जाता है जब गतिविधियां हो रही हो, मतलब कि एक्टिविटीज हो रही हो। पाठ्यक्रम के मनोवैज्ञानिक आधार पाठ्यक्रम निर्माताओं को किसे समझने में मदद करते हैं? तो वो शिक्षार्थी मतलब कि स्टूडेंट को समझने में मदद करते हैं। तो जब पाठ्यक्रम का आप निर्माण कर रहे हैं उस समय हमें बालकों की आवश्यकताओं, उनकी रुचि, उनके इंटरेस्ट, उनके एटीट्यूड, अवस्था, बौद्धिक अभिक्षमता आदि को आधार माना जाता है, और ये साइकोलॉजिकल मतलब कि मनोवैज्ञानिक आधार पाठ्यक्रम को रोचक तथा बालकों के अनुरूप बनाते हैं। प्रकृति के अनुरूप अध्यापन करना, इसका अर्थ क्या है कि जीवन में कृत्रिम के विरुद्ध प्रकृति की ओर वापसी होनी चाहिए। मानव विकास के प्राकृतिक सिद्धांत के अनुसार ही शिक्षित किया जाना चाहिए। प्राकृतिक नियमों का अध्ययन करना चाहिए तथा शैक्षिक प्रक्रिया के लिए उनका उपयोग करना चाहिए। तो इसका हो जाएगा आंसर डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी हैं प्रकृति के अनुरूप अध्यापन करने से संबंधित। बाल केंद्रित शिक्षा किसके आधार पर न्यायोचित ठहराई जा सकती है? तो ये बालकों में वैयक्तिक अंतर के आधार पर। निम्नलिखित में से कौन सी बातें हैं जो कि शिक्षार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि उन्नत करने में सहायक होगी?
तो हो जाएगा शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य धनात्मक संबंध, पॉजिटिव रिलेशन एंड निकट के शिक्षक माता पिता से संपर्क। तो इसका हो जाएगा आंसर बी एंड सी। इसमें निष्पत्ति का मूल्यांकन नहीं होगा एंड उच्च स्तर पर अनुदेशन की व्यवस्था भी नहीं शामिल है। तो इसका हो जाएगा आंसर बी एंड सी दोनों सही है। प्रभावी शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कक्षा के वातावरण का छात्र शिक्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्या? शिक्षण छात्र उत्सुकता से स्वतंत्र होते हैं या फिर जब छात्र सीखने के लिए तैयार होते हैं या एक शिक्षक केंद्रित क्लास में? तो जो इफेक्टिव टीचिंग है यानी कि प्रभावी शिक्षा है उसके लिए क्या जरूरी है? जब छात्र खुद सीखने के लिए तैयार हों। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। साथ ही थॉर्नडाइक का है तत्परता का नियम, ये भी यही कहता है कि जब छात्र सीखने के लिए तैयार होते हैं तब वे किसी कार्य को बेहतर सीखते हैं। इसलिए जब शिक्षक क्लास में पहुंचता है तब वह प्रस्तावनात्मक प्रश्न के माध्यम से छात्रों को सीखने के लिए पहले तैयार करता है। ठीक है, वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है। छात्रों के बीच पर्यावरण ज्ञान, मूल्यों तथा कार्यों को विकसित करने के लिए एक केंद्रीय आधारशिला इसका अनुभव है। तो ये एक प्राकृतिक अनुभव है। निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रित अध्यापन विज्ञान का उदाहरण है? बाल केंद्रित मतलब कि लर्नर सेंटर्ड की बात कर रहा है। तो बच्चे क्लास में साथियों तथा शिक्षकों के साथ अपने अनुभव साझा करते हैं, या फिर बच्चे किसी भी विषय को सीखने के लिए मिलकर और समूह में कार्य करते हैं, या फिर बच्चे क्लास में साथियों और शिक्षकों की बताई हुई बातें को दोहराते हैं, या फिर बच्चे स्कूल के भीतर और बाहर अपने अनुभवों के साथ स्कूली ज्ञान को साझा करते हैं और दोनों को एकीकृत करते हैं। तो यस, इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। यही बाल केंद्रित अध्यापन विज्ञान का उदाहरण है। इसमें सिर्फ बाल केंद्रित अध्यापन नहीं है, विज्ञान भी है, मतलब कि साइंस से रिलेटेड है। तो इसलिए इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। तो कोई भी क्वेश्चन का आंसर देने से पहले क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, क्या पूछा है, किसके बारे में हमें आंसर देना है। प्राथमिक स्तर पर एक बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का केंद्र बिंदु क्या नहीं होना चाहिए? समुदाय जीवन में सुसंगत समायोजन तो होना चाहिए, बालक की वैयक्तिकता का सुसंगत विकास भी होना चाहिए, बच्चों की स्वाभाविक रुचियां तथा अभिरुचियां और क्षमताएं भी होनी चाहिए। लेकिन डी कह रहा है कि बच्चों की आर्थिक लाभ संबंधी योग्यताएं, ये जो है वो केंद्रित जो पाठ्यक्रम है उसका केंद्र बिंदु नहीं होना चाहिए, सेंटर पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। आपकी क्लास में एक विद्यार्थी प्रायः सहपाठियों में व्यवधान उत्पन्न कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? उसे बुलाएंगे और कुछ अतिरिक्त उसे कार्य देंगे। यदि बच्चों को शिक्षक द्वारा बातचीत करने का अवसर दिया जाता है तो इससे क्या परिणाम होगा कि उन्हें लिखने की आदत हो जाएगी, या फिर वे अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने में सक्षम होंगे, या फिर वे आलसी हो जाएंगे, दे विल बिकम लेजी, या फिर वे एक खेल में विशेषता हासिल कर लेंगे। तो यदि आप बच्चों को शिक्षक के द्वारा बातचीत का अवसर देंगे तो क्या होगा बच्चों में? वे अपनी भावनाओं तथा विचारों को व्यक्त करने में सक्षम होंगे, दे विल बी एबल टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग एंड थॉट्स। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। छात्रों के अनुशासनहीनता के कार्यों को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति का उपयोग किया जा सकता है? तो यदि आपको बच्चों के जो अनुशासनहीनता है उसको रोकना है तो आप छात्रों से अधिक परिचित होंगे तब रोक सकते हैं, बिल्कुल। दूसरा कह रहे हैं कि छात्रों को कार्यभार देते समय उनके भ्रम को कम करके, मतलब कि रिड्यूस कन्फ्यूजन वाइल गिविंग असाइनमेंट टू स्टूडेंट। तो यस, इसके दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। एंड सी कह रहा है कि छात्रों के लिए प्रकट चिंता, मतलब कि मैनिफेस्ट कंसर्न फॉर द स्टूडेंट। तो यस, इन तीनों के ही द्वारा आप क्लास में छात्रों की अनुशासनहीनता को रोक सकते हैं। 40 छात्रों की एक क्लास है जिसमें शिक्षार्थी सीखने के व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को दिखाता है। एक शिक्षक के रूप में आप किसका पालन करेंगे? शिक्षक निर्देशित शिक्षण का, या फिर विभिन्न प्रकार के शिक्षण सीखने के तरीकों का, या कई परीक्षण का आयोजन करेंगे, या फिर सभी के लिए एक ही तरह की शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। तो आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? 40 हैं। और आपको बच्चों की जो व्यक्तिगत प्राथमिकताएं हैं उन्हें भी देखना है, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? विभिन्न प्रकार के शिक्षण सीखने के तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। विज्ञान तथा कला प्रदर्शनियाँ, संगीत और नृत्य प्रदर्शन, ये सभी विद्यालय पत्रिका के प्रकाशन जो है इनका उद्देश्य क्या होता है कि जो शिक्षार्थी हैं उनको एक सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। एक अध्यापक विद्यार्थियों में सामाजिक और नैतिक मूल्यों को जगाएंगे किस प्रकार से? विद्यार्थियों को सह पाठ्य सूची प्रवृत्तियों में शामिल करके। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश से आए बच्चों से सुसज्जित बहुआयामी कक्षा सभी बच्चों के सीखने के अनुभवों को समृद्ध करती है। यह एक स्टेटमेंट है, इसका मतलब क्या है? इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि यह स्टेटमेंट तो सही है। साथ ही क्यों सही है? क्योंकि जो बच्चे हैं वो आपस में मिलकर कई दक्षताएं सीखते हैं, तो इसलिए इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है प्रदर्शनी या फिर विज्ञान मेले में विद्यार्थियों की कौन सी दक्षता बढ़ेगी? तो उनकी समझ बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग। प्राथमिक विद्यालय स्तर पर खेलकूद बच्चों की किस प्रकार से सहायता करते हैं? पहला कह रहा है कि वे अधिक स्पर्धात्मक बने और अपने कार्यों में सटीकता लाएं, या फिर वे सभी प्रकार की क्रीड़ाओं के मूल सिद्धांत सीख पाएं, या फिर वह किसी भी अवस्था में सफलता सुनिश्चित कर सकें, या फिर बच्चे सहयोग की भावना, न्यायपरकता तथा समझौता करना सीख जाएं।
तो किस तरह से प्राइमरी लेवल पर जो खेल कूद है वो बच्चों की सहायता करता है? तो इसमें हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी, जिससे कि जो बच्चे हैं वो सहयोग की भावना, न्यायपरायणता तथा समझौता करना सीख जाएं। नेक्स्ट है, विद्यालयों में खेल रखने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या होता है? कि विद्यार्थियों को मजबूत बनाना, या फिर स्टूडेंट्स को बिजी रखना, या फिर विद्यार्थियों में सहयोग तथा शारीरिक समन्वय स्थापित करना, या फिर विद्यार्थियों के द्वारा खेलों की मांग किया जाना। मतलब कि स्टूडेंट खेलों की डिमांड कर रहे हैं इसलिए स्कूलों में खेल रखा जाता है क्या? तो इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो स्टूडेंट हैं उनमें सहयोग तथा शारीरिक समन्वय बढ़ सके, इसलिए हम स्कूल में खेल पीरियड रखते हैं। एक अध्यापक को अपनी आय बढ़ानी है, तो आप उसे राय देंगे, कैसी राय देंगे? कि शेष वक्त में कोचिंग संस्था में पढ़ाए, या फिर स्कूल कॉलेज में ज़्यादा आय वाले कार्य करें, या फिर टीचर के अलावा अन्य जो कॉन्ट्रैक्चुअल कार्य होते हैं उनको करें, या फिर बुक्स लिखे। तो इसमें हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी, बुक्स लिखना। अध्यापक की मुख्य भूमिका की पहचान है कि एक अध्यापक क्या होता है? वो एक प्रेरक होता है। अध्यापक जो वर्गखंड अध्यापन में उत्साही होते हैं वो ज़्यादातर विषय में निपुणता की कमी रखते हैं, जो उनके उत्साह में छुपी होती है। क्या? गलत है। सिर्फ विद्यार्थियों का ध्यान बनाए रखने के लिए नाटक करते हैं, बिल्कुल गलत है ये। वो सीखने सिखाने की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को शामिल करते हैं, तो इसलिए इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। कोई अच्छा अध्यापक बन सकता है, कैसे बन सकता है? यदि उनको पढ़ाने में सच्ची दिलचस्पी हो तब, या फिर वह जानता हो कि विद्यार्थियों को कैसे नियंत्रित मतलब कि कंट्रोल किया जाए, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। या फिर वह अपनी विषय का जानता हो, या फिर उसकी शैली अच्छी होगी। तो एक टीचर अच्छा टीचर कब बनेगा? जब उसे अपने विषय का अच्छा ज्ञान होगा, तो इसका हो जाएगा आंसर सी। तो कोई भी अच्छा टीचर कब बनेगा? यदि वह विषय का उसे पूर्ण ज्ञान होगा, अपने कर्तव्य मतलब कि व्यवसाय के प्रति निष्ठा रखेगा, टीचिंग के प्रति बेसिकली, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में वो इंटरेस्ट लेगा, प्रयोग तथा अनुसंधान में रुचि रखेगा, तथा उसका व्यावसायिक प्रशिक्षण। तो इसके ये सभी अच्छे टीचर की एक विशेषताएं हैं। एक अध्यापक के रूप में यदि विद्यार्थी आपके वर्ग में उपस्थित नहीं रहते हैं तो आप क्या करेंगे? तो उनके कारणों को समझने का प्रयास करेंगे और उनको दूर करेंगे। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, एक अच्छे प्रभावी शिक्षार्थी की गुण क्या है? तो एक इफेक्टिव लर्नर की बात कर रहा है, टीचर की नहीं। तो वह स्वनिर्देशित होना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए, तथा मुक्त विचारधारा वाला होना चाहिए, तथा स्व जागरूकता होनी चाहिए उसमें। तो इसके हो जाएंगे ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो एक प्रभावी शिक्षार्थी में स्वनिर्देशित होना चाहिए, जिज्ञासु तथा मुक्त विचारधारा वाला होना चाहिए, स्व जागरूकता होनी चाहिए उसमें, स्वतः मतलब कि खुद से ही प्रेरित होना चाहिए, कल्पनाशील होना चाहिए, एंड उसमें सीखने की रुचि हो, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। प्राथमिक शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसका अध्ययन सर्वाधिक उपयोगी होता है? तो हो जाएगा बाल मनोविज्ञान का। प्राइमरी के टीचर की बात कर रहा है। नेक्स्ट है, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण छात्रों को क्लास में कहीं भी बैठने दे रहा है, और कुछ स्टूडेंट एक साथ बैठकर सामूहिक पठन करते हैं, तो कुछ शांति से बैठकर स्वयं पठन कर रहे हैं। तो और अब लेकिन जो उसके पेरेंट्स हैं, बच्चों के पेरेंट्स हैं, वह इसे पसंद नहीं कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन से निपटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उपाय हो सकता है? क्या जो पेरेंट्स हैं उनको प्राचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए, या फिर अभिभावक को अपने बच्चों का अनुभव बदलने के लिए प्राचार्य से अनुरोध करना चाहिए, या अभिभावक शिक्षक के प्रति विश्वास रखें और शिक्षक से समस्या के बारे में चर्चा करनी चाहिए, या फिर अभिभावक बच्चों को स्कूल से निकाल लेना चाहिए? तो इसमें हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। जो अभिभावक हैं उसको शिक्षक के प्रति विश्वास रखना चाहिए और शिक्षक से समस्या के बारे में चर्चा करनी चाहिए। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किसे एक शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण माना जाता है? और ये बोल रहा है प्राइमरी लेवल पर क्या होना चाहिए टीचर में? तो उसमें धैर्य होनी चाहिए, सहिष्णुता होनी चाहिए, तथा शिक्षण में दक्षता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, एक शिक्षक के लिए व्यक्तिगत भेद का ज्ञान आवश्यक है। किस लिए आवश्यक है? जो पर्सनल डिफरेंस होता है उसका ज्ञान होना चाहिए, एक टीचर को उसका नॉलेज होना चाहिए, जिससे कि वो वर्ग का अच्छे से संचालन कर सके। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला एक कारक है? तो इसमें हो जाएगा आंसर सी, विषय वस्तु में उसकी प्रवीणता, यही लर्निंग को प्रभावित करती है। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। शिक्षक से संबंधित यदि हम अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो इनमें आता है विषय वस्तु में उसकी प्रवीणता, शिक्षक का बिहेवियर, मनोविज्ञान का ज्ञान कितना है उसको, उसकी टीचिंग की विधियाँ मतलब कि टीचिंग मेथड, व्यक्तिगत भेदों का ज्ञान होना चाहिए, तथा बाल केंद्रित शिक्षा पर बल होना चाहिए, यानी कि
लर्नर सेंटर्ड अप्रोच अपनानी चाहिए टीचर को। शिक्षण प्रक्रिया में इसका महत्वपूर्ण स्थान होता है, तो उसमें होता है शिक्षक का, ठीक है। प्रधानाध्यापक का, प्रबंधक का तथा पाठ्य पुस्तकों का नहीं, सबसे ज़्यादा होता है रोल शिक्षक का। एक अच्छा शिक्षक क्या होता है, तो वो अपनी आंखें वर्गखंड के सभी छात्रों पर रखेंगे, ठीक है। किस पर? सभी स्टूडेंट पर। नेक्स्ट है, कह रहा है कि आप एक शिक्षक हैं और आपका जो स्थानांतरण है, मतलब कि ट्रांसफ़र एक गांव से एक संस्था, गांव की एक संस्था से मतलब शहर में हो गया है, तो आप उन्हें कैसे पढ़ाएंगे, उन बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, ये क्वेश्चन कह रहा है कि आप एक टीचर हैं और आपकी पोस्टिंग पहले तो गांव में थी, लेकिन फिर आपका ट्रांसफ़र हुआ, कहाँ पे हुआ? किसी शहर में हुआ है। तो बोल रहा है कि आप उन्हें, उन बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। तो पहला कह रहा है कि आपको कुछ समय शहर में रहना होगा और बाद में पढ़ाने के लिए जाना पड़ेगा, या फिर आपकी शैक्षिक प्रक्रिया में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, या फिर आपको पढ़ाने में नए आयाम जैसे कि इंटरनेट, इन सब की सहायता लेनी होगी, या फिर आपको अन्य शिक्षकों से बात करनी चाहिए और बाद में आधुनिक ढंग से पढ़ाना चाहिए। आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, तो आप बताइए, आप यदि आपका ट्रांसफ़र किसी शहर में होता है तो आप क्या करेंगे, आप उन्हें कैसे पढ़ाएंगे? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग प्लीज़ आंसर क्या करिए, आप लोगों में से मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में कई सारे क्वेश्चंस के आंसर पूछे थे, आप में से बहुत ही कम स्टूडेंट्स थे जिन्होंने आंसर किया था, तो आप लोग प्लीज़ इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है, स्कूल में अनुपस्थित रहना, भाग जाना, इनके कारण क्या है? क्या अभ्यास क्रम में रुचि नहीं है, मतलब कि इंटरेस्ट नहीं है बच्चे के, या फिर शिक्षण की पद्धति निर्बल है, या फिर अप्रभावी शिक्षक है, यानी कि टीचर ही इफेक्टिव नहीं है। तो इसके सभी कारण हो सकते हैं, तो इसलिए इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। तो यदि स्कूल में बच्चा अनुपस्थित है, नहीं आ रहा है, एब्सेंट है, और आ रहा है तब भी चला जा रहा है, तो उसका कारण क्या है कि जो अभ्यास क्रम है उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है, शिक्षण जो है मतलब जो टीचिंग है उसकी पद्धति निर्मल है, अप्रभावी शिक्षक है, शिक्षक का जो व्यक्तिगत बिहेवियर भी हो सकता है एक, तथा बच्चे का अध्यापन में रुचि ना लेना, एंड कक्ष का जो भौतिक वातावरण है ये भी बच्चे को प्रभावित कर सकता है। तो ये सभी कारण महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अध्यापक का आचरण जरूरी होता है, कैसा होना चाहिए? तो आदर्श होना चाहिए। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों की ज़रूरत और रुचि के विषय में अध्यापकों का ज्ञान जिस विषय में समाविष्ट है, तो वो हो जाएगा शिक्षण का मानस शास्त्र। एक अध्यापक को अपने विषय में निपुण होना आवश्यक है, किस लिए? जागरूकता के लिए, या फिर विद्यार्थियों पर प्रभाव डालने के लिए, या दिलचस्पी के लिए, या फिर अध्यापन को सार्थक बनाने के लिए। तो एक टीचर को अपने सब्जेक्ट में निपुण होना चाहिए, इसलिए जिससे कि वो जो अध्यापन है, जो टीचिंग है, उसको सार्थक बना सके। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। क्लास में प्रभावी अधिगम, इफेक्टिव टीचिंग सुनिश्चित करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन अप्रासंगिक है, मतलब कि करेक्ट नहीं है रिलेटेड टू इफेक्टिव टीचिंग। आप जो अध्यापक है वह यह सुनिश्चित करें कि सीखी जाने वाली जो सूचना है वो छोटे छोटे चरणों में डिवाइड हो, तो ये तो इफेक्टिव टीचिंग में आएगा। बच्चों को अधिगम की परिशुद्धता के विषय में उन्हें तुरंत फीडबैक देना चाहिए, तो यस, ये भी एक इफेक्टिव टीचिंग आएगा, टीचिंग में ही आएगा। तो इसमें यह नहीं होना चाहिए कि बच्चे ने अभी कुछ गलत किया और आप उसको फीडबैक दे रहे हैं 2 दिन बाद, ठीक है, जिससे कि बच्चे को याद भी नहीं रहेगा। लेकिन अगर बच्चे ने तुरंत गलती की और आप उसे तुरंत फीडबैक देंगे तो वो तुरंत उसमें सुधार करेगा। तो इसका बी भी करेक्ट है। सी क्या कह रहा है कि क्लास में एकदम खामोशी हो ताकि अध्यापक शांति से पढ़ा सके, तो क्या इसमें इफेक्टिव लर्निंग होगी? क्या खामोशी होगी तो बच्चे शांत होंगे? तो नहीं, इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। बच्चे का शांत होने का मतलब वहाँ पे शोर शराबा नहीं, खामोशी से, ठीक है। इसका मतलब होना चाहिए कि बच्चे एक्टिव होने चाहिए क्लास में, उनको आंसर करना चाहिए, समझना चाहिए, टीचर से क्वेश्चन पूछने चाहिए, तो ये हो जाएगा। और इसमें जो आंसर सी है यही रिलेटेड नहीं है इफेक्टिव लर्निंग से। लेकिन यदि डी की बात करें तो कह रहा है कि अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो विद्यार्थी हैं वो अपनी अपनी गति से सीखने में सक्षम है। तो यस, इसका डी भी करेक्ट है रिलेटेड टू इफेक्टिव लर्निंग, लेकिन इसका सी सही नहीं है और यही हो जाएगा आंसर। किसी विद्यार्थी को एक विशिष्ट प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करने या किसी अनुचित व्यवहार का परिहार करने के लिए स्मरण कराने हेतु अध्यापक के द्वारा जो दिए गए शाब्दिक या फिर गैर शाब्दिक संकेत होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं हम प्रबलक। एक विद्यार्थी क्लास में अध्यापक से एक प्रश्न पूछता है जो अध्यापक की दृष्टि में क्या है? एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न है,
और टीचर उस बच्चे को डांट देता है। अध्यापक के ऐसे व्यवहार से शेष विद्यार्थी निराश भी हो जाएंगे, बिल्कुल, और प्रश्न पूछना ही बंद कर देंगे। तो जब ऐसी स्थिति होगी तो उसको निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा दी जाती है? तो उसे कहते हैं प्रतिनिधिक दंड। प्रतिनिधिक दंड होता क्या है? जब अध्यापक के द्वारा किसी एक विद्यार्थी को दिए गए दंड का प्रभाव अन्य विद्यार्थियों पर भी पड़ता है। टीचर ने एक बच्चे को डांटा तो इसका प्रभाव सभी स्टूडेंट्स पर पड़ेगा। यदि बच्चे ने कुछ पूछा और टीचर ने उसको डांट दिया तो क्या होगा? सारे बच्चे डर जाएंगे, तो बाकी बच्चे भी क्वेश्चन नहीं करेंगे। यदि विद्यार्थी आपके शिक्षण में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? क्या उन्हें नज़रअंदाज कर देना चाहिए, या फिर क्लास ही छोड़ देना चाहिए, या फिर अपनी शिक्षण विधि में परिवर्तन लाना चाहिए, या उन्हें ध्यान केंद्रित करने के लिए कहना चाहिए? तो इसका हो जाएगा आंसर सी। आपको अपनी ही जो टीचिंग मेथड है उनमें चेंज लाने चाहिए। कठोर दंड प्रक्रिया सहायता करती है किसमें? तो वो बुरी आदतों की पुनरावृत्ति से भय उत्पन्न करने में। पूर्व प्राथमिक स्तर के जो छात्र हैं उनके लिए न्यूनतम दंड विधान क्या उचित होगा? कि उसे कक्षा के अन्य छात्रों से अलग कर दिया जाए। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। विकलांग बालकों के साथ शिक्षक का उपयुक्त व्यवहार होगा प्रेम तथा स्नेहपूर्ण। नेक्स्ट है, वे शिक्षक सर्वाधिक खुश कहे जाते हैं जो कि अपने व्यावसायिक दायित्व की पूर्ति के लिए सतत ही प्रयत्नशील रहते हैं। नेक्स्ट है, छात्रों पर निम्नलिखित में से कौन से शिक्षक व्यवहार का सर्वाधिक हानिकारक प्रभाव पड़ता है? जो शिक्षक की संवेगात्मक अस्थिरता होती है वही जो स्टूडेंट्स हैं उन पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। एक शिक्षक का गंभीर दोष क्या है? अपरिपक्व मानसिक विकास। प्रायः शिक्षक कैसे होते हैं? निम्न आर्थिक पृष्ठभूमि वाले, निम्न आर्थिक आस्था वाले, संकुचित विचारों वाले, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट है, शिक्षक की सफलता किसमें निहित होती है? तो वो शिक्षक के उत्तम शिक्षण में निहित होती है। निम्नलिखित में से किस कथन को आप एक शिक्षक मतलब कि टीचर के संबंध में अनुपयुक्त मानते हैं, उपयोगी नहीं मानते हैं? शिक्षक जो है वो जनसेवी होता है। यस, शिक्षक छात्र समस्याओं का निस्तारण मात्र करे, ये भी सही है। जो शिक्षक है मात्र छात्र अभिलेख तैयार करे, ये भी सही है। जो शिक्षक है वो शिक्षण त्याग कर उपयुक्त सभी कार्य करे। तो यस, इसका ऑप्शन डी ही जो शिक्षक है उसके संबंध में अनुपयोगी है, मतलब कि उपयोगी नहीं है। क्या अगर टीचर शिक्षण छोड़ देगा, टीचिंग छोड़ देगा, उसको छोड़ के बाकी सभी काम करेगा तो क्या यह इफेक्टिव होगी? नहीं। तो इसलिए इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। कक्षा में बातें करना व अनुशासनहीनता किस बात का संकेत होता है? पुनरावृत्तिजन्य ऊब का। ठीक है, तो जब क्लास में एक ही विषय या फिर पाठ को एक ही प्रकार के शिक्षण युक्ति के प्रयोग करके पढ़ाया जाएगा तो बच्चे क्या वो इस दोहराव के कारण, इस रिपीटेशन के कारण बोर हो जाएंगे और इससे क्लास में इनडिसिप्लिन आएगा। छात्रों के प्रति अध्यापक का व्यवहार कैसा नहीं होना चाहिए? तो विनोदपूर्ण तो होना चाहिए, उदार भी होना चाहिए, दृढ़ भी होना चाहिए, लेकिन व्यंग्यपूर्ण नहीं होना चाहिए। अच्छे अध्यापक में कौन सा गुण होना स्वाभाविक रूप से आवश्यक है? तो उसको अपने संवेगों पर नियंत्रण होना चाहिए। एक अच्छे टीचर में संवेगात्मक स्थिरता होनी चाहिए। छात्रों के प्रश्न पूछने पर उसे उखड़ना नहीं चाहिए, ठीक है, झुंझलाना नहीं चाहिए। उसको धैर्यपूर्वक जो स्टूडेंट्स हैं उनके क्वेश्चंस का आंसर देना चाहिए। यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता या फिर अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? माता पिता या फिर अभिभावक मतलब कि पेरेंट्स को पत्र लिखना चाहिए। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। उनसे मिलने नहीं चले जाना चाहिए, उन छात्रों को दंडित भी नहीं करना चाहिए और छात्रों को अनदेखा भी नहीं करना चाहिए। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, क्लास का जो परिवेश होता है उसमें एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने में अनुशासन क्या बढ़ावा नहीं देता या बढ़ावा देता है, या फिर अनुशासन से कुछ लेना देना नहीं होता, या फिर अनुशासन की ज़रूरत नहीं होती? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुशासन से कुछ लेना देना नहीं होता। तो क्लास का जो परिवेश होता है, इन्वायरमेंट होता है, उसमें एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने में अनुशासन से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो अनेक शिक्षाविद हैं जैसे कि फ्रोबेल, पेस्टोलॉजी, इन्होंने कहा था कि क्लास के बालकों में उचित अनुशासन बनाना शिक्षा प्रदान करने के लिए उन्हें उनकी अभिरुचि के अनुरूप एक ऐसे स्वतंत्र व अनुकूल वातावरण में रखना आवश्यक है जिसमें वे सक्रिय मतलब कि एक्टिवली अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। जो बालक होते हैं वो मूलतः ही अच्छे स्वभाव के होते हैं। उन्हें अनुशासित करने के लिए उन पर किसी भी बाह्य दंड या फिर दबाव की ज़रूरत नहीं होती है। वे एक स्वतंत्र व खुले वातावरण की उन्हें ज़रूरत होती है। ठीक है,
जहाँ वे अपनी इच्छा व अपने इंटरेस्ट के अनुकूल कार्य कर सकें और सीख सकें। और अगर ऐसा होगा, अगर आप उन्हें बच्चों को स्वतंत्र तथा खुला वातावरण देंगे तो बच्चे खुद ही अनुशासित रहेंगे और अनुशासनहीनता जैसी कोई समस्या भी नहीं आएगी। एक टीचर को समाज में सम्मान मिलना चाहिए। कब मिलना चाहिए? जब वह एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यस, इसमें हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक शिक्षक के लिए सबसे अनिवार्य माना जाता है? तो शिक्षक के लिए सबसे अनिवार्य गुण क्या होना चाहिए? उसे अपने विषय, अपने सब्जेक्ट पर मास्टरी होनी चाहिए, मतलब कि उसका विशेषज्ञ होना चाहिए। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। एक टीचर को कब सफल माना जाएगा? यदि वह एक विषय वस्तु जो है उसको एक सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करे या करती है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षक को विषय की समझ होनी चाहिए अच्छी। तो यदि हम प्रभावशाली शिक्षण की बात करें तो इफेक्टिव टीचिंग के लिए जो टीचर है उसमें होना चाहिए, शिक्षक को विषय की समझ होनी चाहिए, अपने कर्तव्य मतलब कि अपने व्यवसाय के प्रति उसे निष्ठावान होना चाहिए, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में इंटरेस्ट लेना चाहिए, प्रयोग तथा अनुसंधान में उसकी रुचि होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, और व्यावसायिक प्रशिक्षण का अभ्यास होना चाहिए टीचर को, तभी टीचिंग इफेक्टिव होगी। नेक्स्ट है, शिक्षकों को अपने शिक्षार्थियों को दैहिक सजा मतलब कि कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए। क्यों नहीं देनी चाहिए? क्योंकि यह माता पिता को बहुत गुस्सा दिलाता है क्या, या फिर यह जोखिम होता है, या फिर शिक्षार्थियों में यह दबाव और चिंता पैदा करता है, या फिर शिक्षकों के लिए यह केवल भावात्मक रिहाई होती है। जो टीचर है उसको अपने स्टूडेंट को दैहिक सजा नहीं देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि शिक्षार्थियों में यह दबाव और चिंता पैदा करेगा। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एक आदर्श शिक्षक कैसा होता है? तो मित्र होता है, दार्शनिक होता है तथा मार्गदर्शक बनके आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं। क्लास में विद्यार्थियों की दिलचस्पी कायम रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रश्न पूछना चाहिए। ठीक है, इसमें कहानी बताना, चर्चा और ब्लैक बोर्ड का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्वेश्चन आंसर करना चाहिए। शिक्षक की सफलता कब होती है? विद्यार्थियों की उच्च उपलब्धि पर। ठीक है। नेक्स्ट है, अक्सर शिक्षक जोर देते हैं कि छात्रों को पाठ्य पुस्तक से जवाब देना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि टीचर क्या है, छात्र नहीं सो सकते हैं, या फिर छात्रों का समय बर्बाद हो रहा है, या फिर छात्र पाठ्यक्रम से परे जवाब दे रहे हैं, या फिर क्या जो टीचर हैं वो रिजिड है मतलब कि कठोर हैं। तो इसलिए इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, रिसर्च से पता चलता है कि क्या छात्र उपलब्धि के कई संकेतकों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, जिनमें निम्न शामिल हैं। उच्च श्रेणी और परीक्षण अंक, उच्च स्तरीय कार्यक्रमों में नामांकन तथा स्कूल छोड़ने का जो कम दर है वो क्या है, वो माता पिता की सहभागिता है। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। रिसर्च हुआ है, उससे पता चला है कि जो माता पिता की सहभागिता होती है वो छात्र उपलब्धि के कई संकेत, उनके हायर ऑर्डर और परीक्षण अंक और उच्च स्तरीय कार्यक्रमों में नामांकन तथा स्कूल छोड़ने के कम दर पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। ठीक है, पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट है, यदि कोई छात्र बार बार स्कूल का काम करने में असमर्थता का अनुभव करता है तो इसकी परिणति मतलब कि इसका परिणाम, ठीक है, किस रूप में होगा? उसकी अधिगम की मूर्खता के रूप में होगा। यदि विद्यालयों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना है तो नीचे दिए गए कथनों में से 3 स्टेटमेंट ऐसे हैं जिन्हें अध्यापक को अनिवार्य रूप से करना चाहिए। ठीक है, इनमें बताना है कि कौन सा टीचर को नहीं करना चाहिए। ठीक है, उन्हें चाहिए कि विद्यालय को प्रौढ़ समाज की एक प्रतिकृति का रूप प्रदान करें, तो यही एक टीचर को नहीं करना चाहिए यदि विद्यालयों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना है। तो इसलिए इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। लेकिन यदि हम बाकियों की बात करें तो टीचर को करना चाहिए कि उन्हें विद्यालयों की सांस्कृतिक धरोहर को जानना चाहिए, उन्हें चाहिए कि विद्यालयी क्रियाकलाप को सांस्कृतिक प्रतिरूपों से संबंधित करें, उन्हें चाहिए कि व्यवहार को सामाजिक अन्योन्य क्रिया के लिए निर्देशित करें और उसका रिकॉर्ड रखें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि सही नहीं है। नेक्स्ट है, शिक्षक का प्रथम दायित्व किसके प्रति होता है? तो वो विद्यार्थी के प्रति होता है। ठीक है, स्कूल प्रशासन, समुदाय और उसके द्वारा पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट के प्रति नहीं। क्लास में 3 विद्यार्थी सदैव पीछे बैठते हैं और लगातार बात करके पूरी क्लास का ध्यान भंग करते हैं, तो इन विद्यार्थियों के लिए आप क्या उपाय करेंगे? क्या उन्हें अलग बैठने के लिए कहेंगे? तो यस, इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। शिक्षक के पास क्या होना चाहिए? तो विषय का ज्ञान भी होना चाहिए, अध्यापन का ज्ञान तथा विद्यार्थियों का ज्ञान, इन सभी का ज्ञान होना चाहिए। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। तो एक आदर्श टीचर कैसा होता है? उसमें कौन से गुण होने चाहिए? उसे विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, अध्यापन का ज्ञान होना चाहिए, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में इंटरेस्ट होना चाहिए, प्रयोग तथा अनुसंधान में रुचि होनी चाहिए टीचर की,
विद्यार्थियों के मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए, समस्या की पहचान करने की क्षमता होनी चाहिए, साथ ही मित्रता तथा सहानुभूति व्यवहार भी होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षताएं हैं जो कि शिक्षक में होनी ही चाहिए? तो उसमें निर्देशात्मक वितरण, कक्षा का प्रबंधन करना, सॉफ्ट कौशल तथा आकलन करना, ये सभी जो दक्षताएं हैं वो टीचर में होनी ही चाहिए। तो इसलिए इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, आपके विद्यालय में सबसे आम बात यह है कि बच्चे शिक्षक जैसे पढ़ने में सक्षम नहीं हैं। आप अपने छात्रों में पढ़ने को कैसे बढ़ावा देंगे? तो यदि आपके क्लास में बच्चे सही से पढ़ने में सक्षम नहीं है तो आप एज अ टीचर क्या करेंगे? उन्हें ज़ोरदार रीडिंग करने के लिए कहेंगे, या फिर उन्हें पुस्तकालय मतलब कि लाइब्रेरी जाने के लिए कहेंगे, या उन्हें उपयुक्त इशारों, हाव भाव, नाटकीयता के आदि के साथ पढ़ाएंगे, या फिर उन्हें घर पर पढ़ने के लिए कहेंगे? तो इसमें हो जाएगा आंसर सी, उपयुक्त इशारों, हाव भाव, नाटकीयता आदि के साथ पढ़ने के लिए कहेंगे। नेक्स्ट है, भाषण का आविष्कार छात्र द्वारा नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसका अनुकरण किया जाना चाहिए। इसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? अच्छा अनुकरणक होना चाहिए। नेक्स्ट है, जब मिस्टर राम ने सभी आवश्यक सामग्री और अच्छी तरह से तैयार गतिविधियों के साथ विज्ञान पढ़ाने के लिए अपनी क्लास में प्रवेश किया तो उन्हें एक शोर वर्ग का सामना करना पड़ा। 2 छात्र एक लड़ाई में शामिल थे और अन्य चिल्ला रहे थे, लड़ रहे थे, छात्रों को उत्तेजित कर रहे थे। ठीक है, तो शिक्षक की यहाँ पे कमी क्या थी? कक्षा प्रबंधन कौशल में। किसी असमान क्लास में शिक्षक किसके द्वारा स्टंट शिक्षण कर सकता है? अपने अनुभव को साझा करके, समानता का अभ्यास करके, या फिर बच्चों में भेदभाव कम करके। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए भेदभाव कम करके, या फिर छात्रों को शिक्षक तथा साथियों के साथ बातचीत में व्यस्त करके। तो किसी भी आसमान क्लास में जो टीचर है वो स्टंट शिक्षण कर रहा है तो उसे बच्चों में भेदभाव को कम करके स्टंट शिक्षण कर सकता है। तो इसलिए इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। तो किसी असमान कक्षा में शिक्षक छात्रों में भेदभाव को कम करके स्टंट शिक्षण कर सकता है। समावेशी शिक्षा क्या होता है? तो इसके अंतर्गत एक सामान्य कक्षा में सामान्य बच्चों के साथ साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी पढ़ते हैं। ठीक है, और ऐसी स्थिति में एक शिक्षक को चाहिए कि वह किसी भी बच्चे के साथ ना तो भेदभाव करे और ना ही अन्य बच्चों के द्वारा करने का अवसर दे। नेक्स्ट है, टीच टू लर्न मतलब कि सीखने के लिए पढ़ाना। इसका मतलब क्या है? हर बच्चे से सीखना। ठीक है, इसमें क्या होगा? टीचर हर स्टूडेंट से सीखेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड्स ऑफ टीचर डज नॉट डिटरमाइन द क्लासरूम क्लाइमेट? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक कक्षा की वातावरण का निर्धारण नहीं करता है? तो इसमें हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी, एज मतलब कि आयु। तो टीचर की जो आयु होगी, टीचर की जो एज होगी वो क्लास के वातावरण को निर्धारण नहीं करेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अ राइट काइंड ऑफ टीचर? सही प्रकार के शिक्षक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? वह तरीकों पर निर्भर करता है क्या? दूसरा कह रहा है कि वह सभी छात्रों को एक इकाई के रूप में पढ़ाता है। ही स्टडीज ऑल स्टूडेंट एज वन एंटिटी। तो इसका कोई भी राइट काइंड ऑफ टीचर के बारे में सही नहीं है। तो इसलिए इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी, नाइदर 1 नॉर 2। सबसे उत्तम प्रकार का शिक्षक वह होता है जो मात्र शिक्षण विधियों पर ध्यान न देकर पूरे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर ध्यान देता है। नेक्स्ट है, एन इनफॉर्मल चैट एम्ड एट बिल्डिंग अप एंड मेंटेनिंग रिपोर्ट विद योर पीपल्स इज अ डेफिनेशन ऑफ। तो अपने विद्यार्थियों के साथ संबंध बनाने और बनाए रखने के उद्देश्य से एक अनौपचारिक बातचीत, ये किसकी परिभाषा है? तो ये वार्म अप की मतलब कि बढ़ावा देने की परिभाषा है। निम्नलिखित में से छोटे बच्चों के शिक्षक से क्या अपेक्षित नहीं होता है? तो रूढ़िवादिता मतलब कि ऑर्थोडॉक्स नहीं होना चाहिए। छोटे बच्चों को, टीचर को, इवन किसी भी टीचर को नहीं होना चाहिए ऑर्थोडॉक्स। तो इसमें हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। अनुकूलनीय होना चाहिए, एडाप्टेबल होना चाहिए, टीचर को गुड सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए तथा पेशेंस होना चाहिए प्राइमरी टीचर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट राइट काइंड ऑफ एजुकेशन? निम्नलिखित में से कौन सा सही शिक्षक के बारे में सही नहीं है? हिंदी में कह रहा है टीचर मतलब शिक्षक और इंग्लिश में कह रहा है एजुकेशन। तो इसमें इंग्लिश में भी यहाँ सही कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए एजुकेशन नहीं टीचर। ठीक है, पहला कह रहा है कि विद्यार्थी को उन्हें अपना आदर्श नहीं बनाने देना चाहिए, तो ये तो सही है। दूसरा कह रहा है कि पुस्तकों और प्रयोगशालाओं से खुद को मुक्त रखना चाहिए, मस्ट फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम बुक्स एंड लेबोरेटरीज। तो दूसरा भी करेक्ट है।
सी कह रहा है कि छात्रों को अपने स्वयं के संलग्न खोज में भी संलग्न नहीं होने देना चाहिए, तो इसका सी भी करेक्ट है। लेकिन डी कह रहा है कि अपने छात्रों की सफलता को अपनी सफलता के रूप में देखना चाहिए क्या टीचर को, तो यही एक राइट काइंड ऑफ टीचर के बारे में सही नहीं है। ठीक है, मस्ट लुक द सक्सेस ऑफ हिज स्टूडेंट एज ओन सक्सेस, नहीं, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। तो अपने छात्रों की सफलता को अपनी सफलता के रूप में देखना चाहिए, यह कथन जो है वह सही शिक्षक के बारे में सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द रोल ऑफ अ टीचर, निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षक की भूमिका का हिस्सा नहीं होता है। पर्सपेक्टिव रोल एंड प्रोसीजरल रोल, मतलब कि संदर्श भूमिका तथा प्रक्रियात्मक भूमिका। तो इसमें जो संदर्श भूमिका है ये भी एक शिक्षक की भूमिका का हिस्सा है, पार्ट ऑफ रोल ऑफ टीचर है। एंड प्रक्रियात्मक भूमिका मतलब कि प्रोसीजरल रोल ये भी पार्ट ऑफ द रोल ऑफ अ टीचर है, लेकिन इसमें पूछा था कौन सा नहीं है, तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइदर 1 नॉर 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी शिक्षण के दृष्टिकोण के बारे में सही नहीं है। पहला तो कह रहा है कि संवेदनशील रूप से उसे विविधता को स्वीकार करना चाहिए क्या, सेंसिटिवली एक्सेप्टिंग डाइवर्सिटी, पहला तो सही है। दूसरा कह रहा है कि व्यक्तिगत निर्देशन को भी बढ़ावा देना चाहिए, तो दूसरा भी करेक्ट है। सी कह रहा है कि रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी करेक्ट है। इनकरेज करना चाहिए क्रिएटिविटी को। डी कह रहा है कि पासिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो अपनी जिम्मेदारी को दूसरे पर डालना, यही गलत है, यही एक इफेक्टिव टीचर के गुण नहीं है। तो प्रभावी शिक्षक में होना चाहिए क्या, संवेदनशील रूप से विविधता को स्वीकार करना चाहिए, व्यक्तिगत निर्देशन को बढ़ावा देना चाहिए, रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना चाहिए, उपचारात्मक विधियों को अपनाना चाहिए एंड सहयोगात्मक वातावरण का निर्माण करना चाहिए। हु इज़ अ ट्रू टीचर, सच्चा शिक्षक कौन होता है, जो कि समाज की मजबूरियों से मुक्त होता है। हु इज़ फ्री फ्रॉम कंपल्सन्स ऑफ द सोसाइटी, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। Which of the following is a type of school environment will not make education more effective and will be conducive to learning। पहला कह रहा है कि तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल वातावरण शिक्षा को अधिक प्रभावी नहीं बना पाएगा और सीखने के लिए अनुकूल नहीं होगा। पहला कह रहा है कि शिक्षण अधिगम सामग्री ठीक से संग्रहित की जाती है और बच्चों के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है, तो ये तो शिक्षा को प्रभावी बनाएगी। टीचर इज फ्रेंडली एंड अंडरस्टैंडिंग, तो यदि टीचर फ्रेंडली होगा, अंडरस्टैंडिंग होगा, तो वो भी तो इफेक्टिव होगा ना, तब भी तो टीचिंग इफेक्टिव होगी, शिक्षा को प्रभावी बनाएगी। सी कह रहा है कि कक्षा मुक्त आवागमन के लिए पर्याप्त जगह के साथ विशाल होगी, तब भी तो यदि स्कूल का वातावरण अच्छा होगा तो वो भी जो टीचिंग है उसको इफेक्टिव बनाएगी ना, तो इसका सी भी करेक्ट है। लेकिन डी कह रहा है कि क्लास में प्रकाश तथा वेंटिलेशन पर्याप्त नहीं होगा, तो क्या होगा, तो यह इफेक्टिव टीचिंग नहीं होगी यहाँ पे, तो इसलिए इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, बच्चों को स्वयं सीखने के लिए अधिक जिम्मेदार बनने के लिए प्रोत्साहित करना, यह एक स्टेटमेंट है, तो यह किस भूमिका का हिस्सा है, तो यह आता है इंटरैक्टिव रोल में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रोल दैट अ टीचर हैज़ टू प्ले, इंटरैक्टिव रोल या फिर पर्सपेक्टिव रोल, तो इसमें हो जाएंगे सहभागी भूमिका तथा परिप्रेक्ष्य की भूमिका, ये दोनों ही भूमिकाएं टीचर को निभानी चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका जो है वो सहभागी भूमिका मुख्य रूप से होती है, जो कि सार्थक सीखने के लिए सभी छात्रों को सक्रिय भागीदारी पर जोर देती है, एक्टिव पार्टिसिपेंट पर जोर देती है। एंड परिप्रेक्ष्य भूमिका क्या करता है कि इसकी सहायता से जो शिक्षक है वो विद्यार्थियों के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण पद्धति का उपयोग कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचर मल्टीफेरियस रोल, शिक्षक की विविध भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला कह रहा है कि टीचर एक्ट एज अ स्कूल कम्युनिटी ब्रिज, जो शिक्षक होता है वो स्कूल समुदाय सेतु के रूप में कार्य करता है क्या, यस पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि शिक्षक अपने जिले में प्रशासन प्रमुख के रूप में भी कार्य करता है, गलत है दूसरा, इसका सही है ओनली 1। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, तो शिक्षार्थी केंद्रित उपागम में टीचर की भूमिका क्या होती है। शिक्षक को कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों के व्यवहारों तथा गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि शिक्षक को हमेशा शिक्षार्थियों को मदद करने के अवसरों की तलाश करनी चाहिए जब वे सीखने में लगे हुए हों। टीचर ऑलवेज नीड टू लुक आउट फॉर ओकेजन टू हेल्प द लर्नर्स वाइल दे आर इंगेज इन लर्निंग, तो यस इसके दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं रिलेटेड टू लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। नेक्स्ट है, जब शिक्षक क्या कर रहा हो तो बेहतर होगा कि छात्रों को शिक्षक के सामने अर्धवृत्ताकार रूप में बैठाया जाए, तो यदि टीचर कविताएं पढ़ रहा हो, पोइट्री रेसिट कर रहा हो एंड वो एक्सपेरिमेंट कर रहा हो तब, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी, बोथ आर करेक्ट।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्रुप्स कैन बी फॉर्म्ड इन मल्टीग्रेड सिचुएशन। तो बहुकक्षा स्थिति में निम्नलिखित में से किस प्रकार के समूह बनाए जा सकते हैं। तो ग्रेड आधारित समूहीकरण किया जा सकता है एंड एबिलिटी मतलब कि योग्यता आधारित समूहीकरण किया जा सकता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ये दोनों ही समूहीकरण किए जा सकते हैं मल्टीग्रेड सिचुएशन में। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट क्रिएट्स इनडिसिप्लिन इन द क्लास। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्लास में अनुशासनहीनता पैदा नहीं करता। तो यदि छात्रों का खेल कूद की गतिविधियों में पार्टिसिपेट लेना यही क्लास में अनुशासनहीनता पैदा नहीं करता, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ऑल द गिवन फैक्टर्स द कॉज मल्टीग्रेड सिचुएशन इन द स्कूल एक्सेप्ट। तो किसको दिए गए सभी कारक छोड़कर स्कूलों में बहु कक्षा की स्थिति पैदा करते हैं। यदि शिक्षक की नियुक्ति में देरी होती है तो ये भी बहु कक्षा की स्थिति पैदा करेगा। स्कूलों में आवश्यक कक्षाओं की संख्या में कमी होगी तब भी जो स्कूल है उसमें बहु कक्षा की स्थिति पैदा होगी। एंड स्कूलों में विशेष हस्तक्षेप कार्यक्रम चलाया जाएगा तब भी जो स्कूल है वहाँ पे मल्टीग्रेड सिचुएशन आएगी। लेकिन डी कह रहा है कि शहरी विद्यालयों में उचित संचार व्यवस्था का यदि अभाव होगा तब क्या बहु कक्षा की स्थिति पैदा होगी क्या, नहीं। तो इसलिए इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। नई शब्दावली का परिचय देते समय एक शिक्षक को क्या करना चाहिए या फिर वो क्या कर सकता है। बच्चों को एक नया शब्द दोहराने के लिए दंडित करता है, बिल्कुल गलत है। दंडित नेगेटिव वर्ड है, इसको पहले ही गलत कर दीजिए। दूसरा कह रहा है कि बच्चों को उन नई चीज़ों के चित्र रंगने के लिए कहें जिन्हें वे नाम दे सकते हैं। तो यस, इसका दूसरा सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट है कक्षा में अनुशासनहीनता को रोकने के लिए शिक्षक के द्वारा कौन सी रणनीति अपनाई जा सकती है। पहला कह रहा है कि छात्रों को विभिन्न कार्यों में संलग्न करना जो कि चुनौतीपूर्ण तथा दिलचस्प दोनों होने चाहिए। यस, इंगेज स्टूडेंट इन अ वैरायटी ऑफ टास्क दैट आर बोथ चैलेंजिंग एंड इंटरेस्टिंग। तो पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि छात्रों को स्पष्ट निर्देश प्रदान किया जाना चाहिए जिससे वे अपने काम के साथ आगे बढ़ सकें। स्टूडेंट्स मस्ट बी प्रोवाइड विद क्लियर इंस्ट्रक्शन टू एनेबल देम टू गो अहेड विद देयर वर्क। तो दूसरा भी करेक्ट है। एंड सी कह रहा है कि निषेध और प्रतिबंधों की एक लंबी सूची देने से रोके जिन्हें आप बनाए रखने की उम्मीद करते हैं। मतलब कि रिस्ट्रेन फ्रॉम गिविंग अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ प्रोहिबिशंस एंड रिस्ट्रिक्शन एक्सेप्टेड टू बी मेंटेन। तो इसके तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है क्या सुचारू रूप से संचालित होने वाली कक्षा में पाया जाता है जहां पर अध्यापक विभिन्न प्रकार के नित्य कर्म तथा अनुदेशात्मक युक्तियों का उपयोग करता है तथा जो बल है वो विषय वस्तु को अर्थपूर्ण बना रहे विद्यार्थियों पर। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए ऑर्डरली फ्रेंडली लर्निंग एनवायरनमेंट, मतलब कि व्यवस्थित मित्रवत अधिगम वातावरण। निम्नलिखित में से वह भूमिका कौन सी है जो एक शिक्षक को निभानी होती है। नेक्स्ट है कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रोल दैट अ टीचर हैज़ टू प्ले। निम्नलिखित में से वह भूमिका कौन सी होती है जो एक शिक्षक को निभानी होती है। पहला है बिहेवियरल रोल एंड सेकंड वन इज प्रोसीजरल रोल। तो इसमें जो व्यवहारिक भूमिका है तथा प्रक्रियात्मक भूमिकाएं ये दोनों ही टीचर को निभानी होती हैं। तो इसलिए इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हाउ द राइट काइंड ऑफ एजुकेशन सीइंग द इनवर्ड नेचर ऑफ फ्रीडम हेल्प ईच इंडिविजुअल स्टूडेंट। तो स्वतंत्रता के आंतरिक स्वरूप को देखकर सही प्रकार का शिक्षक किस प्रकार प्रत्येक विद्यार्थी की सहायता करता है। तो जो टीचर है वो अपनी स्वयं के अनुमानित मूल्यों को और अधिरूपणों का अवलोकन करना तथा उनको समझता है टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड हिज और हर ओन सेल्फ प्रोजेक्टेड वैल्यूज एंड इम्पोजिशंस। एंड सेकेंड कह रहा है कि उसके बारे में उसकी जो अपनी इच्छाएं होती हैं उनके बारे में अनुकूलन प्रभावों से भी अवगत रहता है, यानी कि टू बिकम अवेयर ऑफ द कंडीशनिंग इन्फ्लुएंसेस अबाउट हिम और हर एंड ऑफ हिम और हर ओन डिजायर्स। तो इसके दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रोल ऑफ टीचर इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज ऑफ अ स्टूडेंट। निम्नलिखित में से कौन सी एक छात्र के ज्ञान के निर्माण में शिक्षक की भूमिका होती है। तो वह प्रोवाइडिंग ऑथेंटिक टास्क मतलब कि प्रामाणिक कार्य प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। उन्हें बुद्धिमान प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करता है, इनकरेजिंग देम टू रेज इंटेलिजेंट क्वेश्चन। तो दूसरा भी करेक्ट है। एंड थर्ड कह रहा है कि फॉस्टरिंग रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस सविमर्श अभ्यास को बढ़ावा देता है। तो इसके तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो एक टीचर से यह एक्सपेक्ट किया जाता है कि वह छात्रों का शैक्षिक तथा चारित्रिक विकास करे, प्रामाणिक कार्य दे, स्टूडेंट को कक्षा का प्रबंध तथा समुचित शिक्षण दे, उन्हें बुद्धिमान प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करे, साथ ही छात्रों का व्यावसायिक विकास करे और सविमर्श अभ्यास को बढ़ावा देना, साथ ही सामाजिकता तथा नागरिकता की शिक्षा देना, ये सभी टीचर से एक्सपेक्ट किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचर फंक्शन।
शिक्षक कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला कह रहा है कि शिक्षक स्कूल प्रणाली में सदस्य के मूल्य विचार को प्रभावित करता है। द टीचर इफेक्ट द वैल्यू कंसिडरेशन ऑफ द मेंबर इन द स्कूल सिस्टम। पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि वह माता पिता, छात्रों तथा सहकर्मियों को प्रेरित करता है। तो यस, इसके दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो शिक्षण कार्य में शिक्षक की भूमिका की बात करें तो शिक्षक एक सशक्त तत्व के रूप में होता है। शिक्षक स्कूल प्रणाली में सदस्य के मूल्य विचार को प्रभावित करता है। एक शिक्षक प्रायः छात्र के लिए भविष्य का संरक्षक तथा निर्माता भी होता है। शिक्षक माता पिता, छात्रों तथा सहकर्मियों को प्रेरित करता है। एक शिक्षक प्रायः समाज के आदर्शों, मूल्यों तथा उनकी परंपराओं को सुरक्षित रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसके सभी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट है, जो शिक्षक है वो छात्रों के साथ एक खेल खेलने का फैसला करता है, जहां उनमें से प्रत्येक एक यादृच्छिक कागज उठाएगा और जिसमें सामाजिक स्थिति होगी तो और उन्हें उसी पर अपनी राय देनी होगी। तो जब टीचर ऐसी एक्टिविटी करा रहा है तो उसका मतलब क्या है कि वह सामाजिक कौशल में सुधार लाना चाह रहा है, टू इम्प्रूव सोशल स्किल्स। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत अभियान के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए एक शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अपनाएगा। तो उसे करना चाहिए क्लीनलीनेस ऑफ क्लासरूम, मतलब कि कक्षा की सफाई करवानी चाहिए। एक शिक्षक की कौन सी भूमिका विशेष अधिगम के उद्देश्य के संबंध में खेल परिदृश्य के समग्र लक्ष्यों की योजना और संचार से संबंधित है। तो उसमें हो जाएगा इंस्ट्रक्टर, मतलब कि प्रशिक्षक। तो जो एक शिक्षक होता है उसकी प्रशिक्षक भूमिका विशेष अधिगम के उद्देश्यों के संबंध में खेल परिदृश्य के समग्र लक्ष्यों की योजना और संचार से संबंधित होती है। एक प्रशिक्षक की भूमिका जो है वो मुख्य रूप से वास्तविक तथा प्रत्यक्ष प्रशिक्षण से संबंधित होती है, जिसमें प्रशिक्षक लोगों के सीखने में मदद करने और प्रशिक्षुओं की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा सीखने के लिए पाठ्यक्रम का भी निर्माण करते हैं टीचर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ द केयर गिवर। निम्नलिखित में से कौन देखभालकर्ता की एक भूमिका नहीं होती है। ब्लैक बोर्ड की मदद से उन्हें गिनती तथा अक्षर सिखाए, क्या एक केयर गिवर की भूमिका होती है? नहीं। तो इसलिए इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। केयर गिवर क्या करता है? मनमोहक लोरी गाए, उनकी भाषा सरल रखे, मतलब कि कीप देयर लैंग्वेज सिंपल एंड बच्चों को खिलौने तथा घरेलू सामान दिखाए। तो इसके ऑप्शन तीनों सही है। ऑप्शन ए ही है जो कि केयर गिवर की भूमिका नहीं है। निम्नलिखित में से किस उपागम में शिक्षक सहयोगात्मक अधिगम की सुविधा प्रदान करता है? सूचना का प्रबंध करता है तथा अनुप्रयोग करता है। तो ये हो जाएगा नॉलेज डीपिंग अप्रोच में, मतलब कि ज्ञान गहन दृष्टिकोण में। एक शिक्षक की निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका एक संगठन में प्रबंधक की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के समान है? तो क्लास में अनुशासन बनाए रखने को प्राथमिकता देना, साथ ही छात्रों को उनके प्रदर्शन के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करना। ये दोनों ही हो जाएंगे। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, बच्चों को हर समय नई चीज़ें याद रखने में मदद करने के लिए शिक्षक किन विभिन्न तरीकों का उपयोग कर सकते हैं? तो वो गेसिंग, मतलब कि अनुमान लगाकर, क्लासीफाई मतलब वर्गीकरण करके, रिट्रीब्यूशन करके मतलब कि प्रतिकार करके नहीं। तो इसका हो जाएगा आंसर ए एंड बी, मतलब तो इसमें हो जाएगा 1 और 2, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी शिक्षण में प्रमुख व्यवहार होता है? तो हो जाएगा इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, मतलब कि निर्देशात्मक विभिन्नता। और प्रभावी शिक्षण की परिभाषा में बोरिच के द्वारा कहा गया था कि शिक्षकों को एक आदर्श व्यक्ति होना चाहिए जो कि एक अच्छे नागरिक, अच्छे माता पिता और अच्छे कर्मचारी के लिए अच्छे समुदाय से मिलता हो। और बोरिच के द्वारा प्रभावी शिक्षण बनाने वाले 5 प्रमुख व्यवहार होते हैं। पाठ की स्पष्टता होनी चाहिए, निर्देशात्मक विविधता होनी चाहिए, वैरायटी होनी चाहिए, शिक्षक कार्य अभिविन्यास होना चाहिए, अधिगम प्रक्रिया में व्यस्तता होनी चाहिए तथा छात्र की सफलता दर। ये सभी जो है वो प्रभावी शिक्षण बनाने में प्रमुख व्यवहार हैं। तो इसके ये पांचों याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये। नेक्स्ट है, शिक्षा कार्यक्रमों में पुनर्निर्मित करने की आवश्यकता है ताकि शिक्षक सहयोगी बनते हैं, जो टीचर हैं वो बिकम सपोर्टिव। यस, बिल्कुल सही है। शिक्षक शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा भी करते हैं। यस, सी भी सही है। डी कह रहा है कि शिक्षक प्रोत्साहक बनते हैं, टीचर्स बिकम इनकरेजिंग। तो इसके सभी ऑप्शन सही हैं, इसलिए इसका हो जाएगा आंसर बी, ऑल ऑफ द करेक्ट। नेक्स्ट है, शिक्षक के द्वारा भावनाओं की पहचान और प्रतिबिंब बच्चे को किस में मदद करता है? तो वो गेनिंग इंसाइट, मतलब कि अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में मदद करता है। बिल्कुल सही है। जिम्मेदारियों को याद रखने में, मतलब कि रिमाइंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज में मदद करता है क्या? नहीं। इसका सही है ओनली 1।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग इन क्लासरूम। तो कक्षा में शिक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल खाता है। पहले तो है कि शिक्षक के द्वारा एक प्रश्न पूछना, क्या वो इनिशिएशन है? बिल्कुल सही है। बच्चे से उत्तर मतलब कि एन आंसर फ्रॉम चिल्ड्रन, क्या यह रिस्पॉन्स है? ये भी सही है। फीडबैक फ्रॉम द टीचर, अगर टीचर से फीडबैक मिलना, क्या वो फॉलो अप है? ये इसके तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, यदि कोई छात्र अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? काउंसलिंग करनी चाहिए, मतलब कि परामर्श लेना चाहिए। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका ने गतिविधि मतलब कि एक्टिविटी को टिप्पणियों के साथ बंद कर दिया और उसने इसे ठीक से समाप्त भी नहीं किया। यह छात्रों के अधिगम को प्रभावित करेगा। किस प्रकार से? जो छात्र होंगे वो गतिविधि मतलब कि एक्टिविटी को अधिगम से नहीं जोड़ पाएंगे। स्टूडेंट विल नॉट बी एबल टू रिलेट एक्टिविटी टू लर्निंग। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रोल ऑफ एन इंस्ट्रक्टर इन इक्वल स्टेटस इंटरैक्शन। समान दर्जे के संचार में प्रशिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो छात्रों को एक दूसरे के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करने की जांच करना। टू चेक स्टूडेंट्स ट्रीट ईच अदर विद रिस्पेक्ट। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एक शिक्षक बच्चों को विद्यालय में असुरक्षित भोजन करने से कैसे रोक सकता है। हाउ कैन अ टीचर प्रिवेंट चिल्ड्रन फ्रॉम हैविंग अनसेफ फूड इन स्कूल। तो वह उन्हें स्वस्थ आहार और उनके लाभों के बारे में शिक्षित करके तथा भोजनावकाश से पहले हाथ धोने को प्रोत्साहित करके, मतलब कि लंच से पहले हैंड वॉश करने को इनकरेज करके। तो यस, इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, ऋतुराज जो कि 10th क्लास में पढ़ रहा है, उसे कुछ गुस्से की समस्या है। वह अक्सर अपने साथियों के साथ मौखिक और शारीरिक तर्क वितर्क में लिप्त पाया जाता है। तो एक शिक्षक इससे कैसे निपटेगा? क्या उसे अपने साथियों को उससे बात ना करने देना चाहिए और उसे अकेले छोड़ देना चाहिए, या फिर उसे अपनी गलती ना दोहराने के लिए 1000 बार लिखने के लिए देना चाहिए, या फिर उसे उसकी संवेदनाओं और एहसास से अवगत कराना चाहिए और वह ऐसा कैसे और क्यों महसूस कर रहा है इसके बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो यस, बाय मेकिंग हिम अवेयर ऑफ हिज इमोशंस एंड फीलिंग ट्राई टू गेन इनसाइट इनटू हाउ एंड व्हाई डज ही फील सो। तो यस, इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। उसे विद्यालय के सामने दंडित भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, शारीरिक गतिविधियों में कम भागीदारी के कारण बच्चे निष्क्रिय जीवन जी रहे हैं। एक शिक्षक के रूप में आप किससे परहेज करेंगे? कम प्रभावी विकल्प का चयन करना। ड्यू टू लेस पार्टिसिपेशन इन फिजिकल एक्टिविटी चिल्ड्रन आर लीडिंग इन एक्टिव लाइफ। एज अ टीचर यू वुड रिफ्रेम फ्रॉम डैश चूज द लेस इफेक्टिव ऑप्शन। हमें बताना कौन सा कम प्रभावी होगा। खेल गतिविधि के दौरान छात्रों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना चाहिए, ये तो प्रभावी होगा, लेकिन हमें बताना कौन सा कम प्रभावी होगा। उन्हें गेमिंग जोन में ले जाएं और बच्चों को स्वयं खेलने देना चाहिए क्या? तो यही सबसे कम प्रभावी होगा और यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। सी क्या कह रहा है कि कक्षा का आयोजन करना चाहिए और छात्रों को मनोरंजक तथा बाहरी गतिविधियों के महत्व के बारे में समझाना चाहिए, ये भी इफेक्टिव होगा। एंड कैंप का ऑर्गेनाइजेशन करना चाहिए, तो ये भी एक इफेक्टिव हो जाएगा। इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि कम प्रभावी होगा, लेस इफेक्टिव होगा। नेक्स्ट है, एक शिक्षक के रूप में संवेदनात्मक और सामाजिक रूप से प्रभावित करने वाले बच्चों में स्वस्थ आदतों का निर्माण करना चाहिए। कैसे? तो बच्चों को उनके मानसिक स्वास्थ्य के आधारित पर विभाजित करके, या फिर सकारात्मक आत्मसम्मान, प्रभावी संचार के महत्व को सिखाकर और जर्नल में अपने विचार लिखकर। ठीक है। और सी कह रहा है कि हमेशा मानसिक बीमारी की बात करके इससे प्रभावित बच्चों की ओर इशारा करना। नहीं, ये भी गलत है, निगेटिव है। डी कह रहा है कि बच्चों की व्यक्तिगत समस्या के बारे में खुलकर बात करते हुए। नहीं, ये भी सही नहीं है, सही तरीका नहीं है। हमें क्या करना चाहिए? बाय टीचिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड राइटिंग देयर थॉट्स इन जर्नल। ठीक है, बच्चों को हमें जर्नलिंग करने देना चाहिए। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, एज अ टीचर और एजुकेटर बिलो आर द वेज टू चैलेंज वन सेल्फ द टीचिंग एक्सेप्ट। तो एक शिक्षक के रूप में नीचे दिए गए जो तरीके हैं वो स्वयं को या फिर स्वयं के शिक्षण को चुनौती देने के तरीके हैं। कौन सा एक उनमें से तरीका नहीं है? तो इनमें इवेलुएट योर टीचिंग, ये तो एक तरीका है खुद की जो शिक्षण है उसको चुनौती देने का। रिस्क भी लेना चाहिए। ट्राई ब्लेंडेड लर्निंग, मतलब कि मिश्रित अधिगम का भी प्रयास करना चाहिए, लेकिन रिलाइंग ऑन बुक मेथड, पुस्तक की विधियों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, शिक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचर।
पहला कह रहा है कि नेतृत्व मतलब कि लीडरशिप का मतलब क्या है, सेट पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज मतलब कि नीति और रणनीति का निर्धारण करना, गलत है टीचर के संबंध में पहला। दूसरा कह रहा है कि मैनेजमेंट मतलब कि प्रबंधन, पैरामीटर और नियंत्रण को स्थापित करना, स्टैब्लिश पैरामीटर्स एंड कंट्रोल्स। तो यस, इसका दूसरा सही है, पहला गलत है, तो इसलिए इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। तो यदि हम बात करें लीडरशिप मतलब कि नेतृत्व की, तो एक नेता वह होता है जो कि एक निश्चित लक्ष्य को पूरा करने के लिए लोगों या फिर किसी व्यक्ति के ग्रुप को निर्देशित और प्रेरित करता है। और लीडरशिप के अंतर्गत हम नीतियों तथा रणनीतियों को बनाने का कार्य नहीं करते हैं, ठीक है, बल्कि इसमें क्या होता है, व्यक्ति या समूह को निर्देशित किया जाता है कि वह उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करे। हाउ कैन अ टीचर हेल्प एडोलसेंस, एक शिक्षक किशोरों की किस प्रकार से सहायता कर सकता है, तो वह उनके प्रति सम्मान लगा हुआ प्रेम व्यक्त करके, बाय एक्सप्रेसिंग रिस्पेक्ट केयर एंड लव टू देम। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करने के लिए एक विज्ञान अध्यापक को चाहिए कि वह क्या नहीं करे, कि वह शिक्षण केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो एक टीचर को शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। टीचर को पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन कराना चाहिए, शिक्षण की नवाचार विधियों का प्रयोग करना चाहिए और विद्यार्थियों की उत्सुकता को शांत करना चाहिए। तो इसमें जो ऑप्शन ए है, टीचर सेंटर्ड अप्रोच नहीं अपनानी चाहिए, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच अपनानी चाहिए टीचर को। नेक्स्ट है, बालकों के साथ की गई क्रियाएं प्रभावी होंगी। कब प्रभावी होंगी, यदि वह मानती हैं कि क्रिया प्रधान शिक्षा बालक को कॉन्सेप्ट समझने में सहायता करेगी तब। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। विद्यार्थी को सही या फिर उपयुक्त ज्ञान दिया जा सकता है, कैसे, तो विद्यार्थियों को स्वयं अध्ययन के द्वारा। नेक्स्ट है, छात्र को विज्ञान विषय कैसे सीखना चाहिए, तो छात्रों के द्वारा प्रयोग कराकर, एक्सपेरिमेंट के द्वारा। निम्नलिखित में से स्कूली संस्कृति का कौन सा मानदंड शिक्षक ज्ञान और गुणों में शामिल परिवर्तनों को सुगम बनाता है, तो इसमें हो जाएगा प्रयोग करना, ठोस समर्थन और ज्ञान के आधार पर जिक्र, सहशासन, अत्यधिक उम्मीद तथा भरोसे और विश्वास रखना। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, क्या सहज और अवधारणाओं पर छात्रों के अधिग्रहण का एक परिणाम है और क्या वैज्ञानिक अवधारणाओं पर उनके अधिग्रहण का परिणाम है, तो इसमें जो अनुभवजन्य है यह सहज अवधारणाओं पर छात्रों के अधिग्रहण का परिणाम है, एंड जो सैद्धांतिक है यह वैज्ञानिक अवधारणाओं पर उनके अधिग्रहण का परिणाम है। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। मोहन खिलौनों के घटकों के अन्वेषण के लिए उन्हें तोड़कर अलग अलग कर देता है, तो आप क्या करेंगे, क्या मोहन को कभी खिलौना नहीं देंगे, या फिर उस पर सदैव कड़ी नज़र रखेंगे, या फिर उसके स्वभाव को प्रोत्साहित करते हुए उसकी ऊर्जा को सही दिशा देंगे, या फिर उसे समझाएंगे कि खिलौने नहीं तोड़ना चाहिए। तो इसमें हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी, उसे उसके स्वभाव को प्रोत्साहित करना चाहिए और उसकी जो एनर्जी है उसको सही दिशा प्रदान करनी चाहिए। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। पर यूजुअली लोग क्या करते हैं, बच्चों को समझाते हैं कि खिलौने नहीं तोड़ना चाहिए, तो इसमें डी बिल्कुल भी मत लगा दीजिएगा, ठीक है, इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, शिक्षार्थी जो सीख चुके हैं उसे दोहराने या फिर याद करने में सहायता करना महत्वपूर्ण है, क्यों, क्योंकि जो पूर्व ज्ञान है उनको नई जानकारी से जोड़ना ही अधिगम को बढ़ावा देता है। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ को सक्रियता से निर्माण करते हैं। तो यह एक स्टेटमेंट है, किसने दिया था, तो ये दिया था जीन पियाजे ने। नेक्स्ट है, छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए इनकरेज करना चाहिए, जिससे कि वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल भी सीख सके, सोशल स्किल भी डेवलप हो बच्चों में। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है, और विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं तथा पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। तो यह कैसा उपागम है, तो यह कैसा उपागम पर आधारित है, तो यह ज्ञान के निर्माण पर आधारित है। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती है, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं, सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो यह उपागम किस पर आधारित होगा, तो हो जाएगा सक्रिय भागीदारी मतलब कि एक्टिव पार्टिसिपेंट। तो जो टीचर है वो खुद से आंसर नहीं कर रही है, वो बच्चों को ही इनकरेज कर रही है ग्रुप डिस्कशन करने के लिए, ठीक है, तो ये हो जाएगी क्या, एक्टिव पार्टिसिपेंट। नेक्स्ट है, समवयस्कों के ज्ञान और पांडित्य मतलब कि नॉलेज एंड विजडम ऑफ पीयर्स के महत्व को समझने को किस परिप्रेक्ष्य में महत्व दिया गया है, तो हो जाएगा रचनावादी मतलब कि कंस्ट्रक्टिविस्ट। जो रचनावादी हैं वाइगोस्की, इनके अनुसार जो बालक है वह एक वयस्क या सहकर्मी जो उसकी तुलना में अधिक समझ रखता है उसके सहयोग से ही सीखता है। नेक्स्ट है,
छात्रों में श्रम मतलब कि मेहनत की भावना विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्रों को प्रायः मेहनत करने के मौके देने चाहिए। शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? या छात्रों को पास करने के लिए तैयार करना, या फिर अच्छे नोट बोलकर लिखवाना, या फिर विषय से संबंधित अपेक्षित सूचनाएं उपलब्ध कराना, या फिर छात्रों को, जो छात्र है उनकी सोचने की शक्ति को विकास करना। तो यस, इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। इस समकालीन परिवेश में वही शिक्षक सफल है जो कि वर्गखंड में कुछ पढ़ाते समय स्थिति का निर्माण करता है। एक शिक्षक इस प्रकार का उत्तेजन दे सकता है जिससे बालक किस प्रकार के नौसिखिया बन सकते हैं, तो हो जाएगा क्रियाशील। नेक्स्ट है, शिक्षा में पढ़ाने व सीखने के प्रदर्शन के तरीके का इस्तेमाल करते हुए एक शिक्षक के रूप में आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए? What should you as a teacher take care of while using demonstration method of teaching and learning? तो पहला है कि छात्रों के हित को प्रोत्साहित करने के लिए चिंतनशील प्रश्न पूछना चाहिए, बिल्कुल सही है। और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रदर्शन सरल हो तथा छात्रों के मानसिक स्तर के ही अनुसार हो। तो यस, इसके दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, बच्चों के काम को प्रदर्शित करते समय एक शिक्षक को किन बिंदुओं पर ध्यान में रखना चाहिए? जैसे कि पहला कह रहा है कि बच्चों की आंखों के स्तर पर काम को व्यवस्थित करने की कोशिश करनी चाहिए जिससे कि बच्चे इसे देख सके, बिल्कुल सही है। टाइटल तथा जो लेटरिंग है वो बड़े तथा आकर्षक होने चाहिए। तो यस, इसके दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, एक कक्षा शिक्षक के रूप में शिक्षण की समस्या समाधान विधि का पालन करते समय आपको निम्नलिखित में से किस चरण पर विचार करने की सलाह दी जाती है? पहला तो है वैकल्पिक समाधान उत्पन्न करना। वैकल्पिक समाधान मतलब कि जनरेट अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। सेकंड वन इज एंटीसिपेट और आइडेंटिफाई प्रॉब्लम मतलब कि समस्याओं को पहचानना। एंड थर्ड वन इज समाधान या फिर निर्णय की प्रभावशीलता के मूल्यांकन के लिए मानदंड स्थापित करना। तो यस, इसके तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया की समस्या समाधान विधि में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? कक्षा में भय मुक्त वातावरण बनाना मतलब कि क्रिएट अ फियर फ्री एटमॉस्फेयर इन द क्लास, बिल्कुल सही है। हेल्प द स्टूडेंट इन एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, तो छात्रों का विश्लेषण करने में मदद करना, समस्या का विश्लेषण करने में छात्र की मदद करना। एंड महत्वपूर्ण सोच, खुली मानसिकता तथा जांच और खोज की भावना विकसित करने में छात्रों की हेल्प करना। तो इसके तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, कक्षा के भौतिक वातावरण को बढ़ाने में एक शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका निभाता है? तो कक्षा की दीवारों के सौंदर्यीकरण के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए। साथ ही यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कक्षा शुरू होने से पहले कक्षा स्वच्छ हो। इंश्योर दैट द क्लासरूम इज क्लीन बिफोर द क्लास बिगिंस। तो यस, इसके दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, कक्षा में व्यक्तिगत सीखने की स्थिति बनाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किन बातों पर विचार करना चाहिए? जैसे कि स्पष्ट रूप से असाइनमेंट का संचार करना, छात्रों के काम की निगरानी करना एंड उचित प्रतिक्रिया देना, प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट फीडबैक, मॉनिटरिंग स्टूडेंट वर्क एंड कम्युनिकेशन ऑफ असाइनमेंट्स क्लियरली। तो यस, इसके तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो कक्षा में व्यक्तिगत शिक्षण हो रहा है तो उस समय एक शिक्षक को ध्यान में रखना चाहिए कि कक्षा में स्पष्ट रूप से असाइनमेंट का कार्य का संचार हो। तो ऐसे में टीचर को ध्यान में रखना चाहिए कि क्लास में स्पष्ट रूप से असाइनमेंट या फिर कार्य का संचार हो, छात्रों के कार्यों की निगरानी की जाए, उन्हें उचित फीडबैक दिया जाए और अधिगम में आने वाली समस्याओं का निदान तथा उपचार किया जाए एंड प्रत्येक शिक्षार्थी की सहभागिता को सुनिश्चित किया जाए। नेक्स्ट है, आपकी कक्षा में आपने देखा कि पिछले ज्ञान में अंतर होने के कारण कुछ विद्यार्थियों को एक विषय समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? उनकी सहायता के लिए अतिरिक्त कक्षाओं का आप आयोजन करेंगे। तो यस, इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, शिक्षक के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? तो विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। नेक्स्ट है, सीमा हर पाठ को अति तीव्र गति से सीखती है किंतु लीना को उन्हें सीखने में अधिक समय लगता है। तो यह विकासात्मक सिद्धांत को दर्शाता है। कौन से? तो ये हो जाएगा वैयक्तिक अंतर मतलब कि पर्सनल डिफरेंस। नेक्स्ट है, कौन सी परवरिश शैली आत्म अभिव्यक्ति और स्वनियमन को महत्व देती है? तो ये हो जाएगी परमिसिव मतलब कि अनुज्ञात्मक। नेक्स्ट है, बालक में विचार गठन मतलब कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसेस की प्रक्रिया प्रारंभ होती है कब? जब वह उद्दीपकों में विभेद करने योग्य हो जाता है, भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लेता है, साथ ही 5 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है तब। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, बालक के विकास के सिद्धांत को समझने से शिक्षक को मदद मिलेगी किसमें? शिक्षार्थियों की अलग अलग अधिगम शैली के अनुसार प्रभावपूर्ण ढंग से पढ़ाने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है, बच्चा निम्न में अपने आसपास के वातावरण में देखता है सेपरेट वे अलग तरीके से, क्लासीफाई साइंस एंड सोसाइटी, क्या वह विज्ञान और समाज में वर्गीकरण करना, या फिर होलिस्टिक अप्रोच, या फिर सॉर्टेड वे में।
तो वो देखता है होलिस्टिक अप्रोच मतलब कि समग्र तरीके में। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। तो जो बच्चा है एक समग्र तरीके से अपने आसपास के वातावरण में देखता है। क्यों? क्योंकि एक बच्चे का जो विकास है और वातावरण है वो एक दूसरे से ही जुड़े होते हैं और वातावरण की समग्र प्रकृति बच्चे के विकास और अधिगम के सभी आवश्यक पहलुओं में ही सुनिश्चित करते हैं। नेक्स्ट है सभी बच्चों से एक जैसा उत्तर प्राप्त करने पर जोर देने के क्या विपरीत प्रभाव हो सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि बच्चों की अपनी समझ और कल्पना के विकास में बाधा आएगी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है अन्वेषण अधिगम की प्रक्रिया में छात्र खुद को क्या मानते हैं। तो वो खुद को वैज्ञानिक मानते हैं। नेक्स्ट है वीमर के अनुसार अधिगम के लिए केंद्रित दृष्टिकोण सीखने में सामग्री छात्रों को कौन सी सुविधा देती है। तो विषय के मूल्य के लिए प्रशंसा का निर्माण करने की सुविधा देती है। बिल्ड एंड अप्रिसिएशन फॉर द वैल्यू ऑफ कंटेंट एंड अनुशासन या फिर सोच के तरीकों का उपयोग करके अभ्यास करने में मदद करता है। साथ ही सामग्री के माध्यम से सीखने और सामग्री से अर्थ निकालने का एक तरीका विकसित करने में मदद करता है। तो इसके तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है विद्यार्थियों के अवांछनीय व्यवहार में बदलाव लाने के लिए सबसे समर्थ पद्धति क्या है। तो अवांछनीय व्यवहार के कारणों को जानना और उनको उपाय करना। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। तो हम लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड के सेकेंड चैप्टर को भी कंप्लीट कर लिया है। थर्ड हम लोग बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग। तो आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। साथ ही यदि सेशन हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच।